भीमा अपने तंबू यानी टेंट में होंठ भींचे कमर पर हाथ बांधे चहलकदमी कर रहा था। उसकी आंखें अंगारे बरसा रही थी। 4-5 कदमों की चहलकदमी करके वो फिर पलट जाता था। उसका सिर घूमा हुआ था। आंखों के सामने रामन का चेहरा नाच रहा था, जो कि अब तक उसे तन से जुदा हो चुका है। भीमा यही सोच रहा था। रात के 10 बज रहे थे। भीमा को सिर्फ सतलजा के आने का इंतजार था, जिसने रामन के सिर को थाम रखा होगा। अभी तक भीमा ने खाना नहीं खाया था। रामन का कटा सिर देखने के बाद ही भीमा का खाना खाना चाहता था। एकाएक भीमा आगे बढ़ा और कोने में रखी लकड़ी की पेटी खोलकर सोमरस की बोतल निकाली और उसे खोलकर होठों से लगा दी। सोमरस उसके पेट में उतरने लगा। गुस्से से आग बबला हुआ पड़ा था भीमा। सोमरस की आधी बोतल पेट में उतारी और दूसरे हाथ से होठों को साफ किया। रामन ने उससे धोखेबाजी की। उसका रहस्य दुश्मनों के कानों में डाल दिया। रोशी भी साथ मिल गई। इस धोखेबाजी का अंजाम उन दोनों की मौत ही था। भीमा ने तंबू के भीतर 20-25 चक्कर और लगाए और फिर होठों से लगा ली। इस बार बोतल ख़त्म करके उसने तंबू में एक तरफ फेंकी और फिर चहलकदमी करने लगा। सोमरस के असर से चेहरा तपने लगा था। सतलुजा को अब तक आ जाना चाहिए था। कहाँ रह गया सत? तभी तंबू के लटकते पर्दे को हटाकर सतलुजा ने भीतर प्रवेश किया। वो गंभीर नजर आ रहा था। भीमा चहलकदमी करता ठिठका। सतलुजा ने भीमा को देखा, सोमरस से तपते चेहरे को देखा। आपने सोमरस पिया है? सतलुजा हैरानी से कह उठा। आपने तो कहा था कि जब तक अर्जुन भारद्वाज से लड़ाई का फैसला नहीं हो। रामन और रोशी के सिर कहाँ है सतलुजा? भीमा की आवाज़ सोमरस के नशे में थरथरा रही थी। मैंने हर जगह ढूंढा परंतु वो कहीं नहीं मिले। मेरे साथ इस काम में 11 आदमी और भी लगे हुए। इसका मतलब वो दोनों किले में जा चुके हैं। भीमा फुफकार उठा। मैं भी यही बात आपसे कहने वाला था। सतलुजा गंभीर स्वर में कह उठा। ये दोनों मेरे हाथों ही मरेंगे। भीमा का सर मौत से भरा था। पुजारी जी, मैं किले के बाहर अपने आदमी छोड़ नहीं। भीमा फुफकार उठा। किले के बाहर आदमियों को छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। कल 5वां और अंतिम मुकाबला तलवार से। कल मैं अर्जुन भारद्वाज को मार दूंगा और किले में जाकर रामन और रोशी को। पुजारी जी, सतलुजा ने गंभीर स्वर में कहा। भीमा ने क्रोध भरी निगाहों से सतलुजा को देखा। आपकी रामन को बताई जान की बात आगे जा पहुंची और अर्जुन भारद्वाज ने आपके दिल पर वार करके आपकी जान वहां से बाहर निकाल दी। कल आप भी अर्जुन भारद्वाज के हाथों मारे जा सकते हैं। सतलुजा बोला। 225 बरस में इतनी तलवारबाजी मैंने की है कि अर्जुन भारद्वाज मेरे सामने कुछ भी नहीं। ये बात तो आप ठीक कहते हैं। कल अर्जुन भारद्वाज की मौत अवश्य होगी। कहने के साथ ही भीमा आगे बढ़ा और पेटी से दूसरी बोतल खोलकर होठों से लगा ली। सतलुजा गंभीर निगाहों से भीमा को देखे जा रहा था। चंद घूंट गले में उतारने के बाद भीमा ने बोतल हटाई। रामन ने बहुत बड़ी धोखेबाजी की है मेरे साथ। भीमा गुर्रा उठा। आपने खाना खाया पुजारी जी? सतलुजा ने पूछा। अभी नहीं, पर कुछ देर बाद थोड़ा सा अवश्य ले लूँगा, भीमा ने भिचे स्वर में कहा। सतलुजा बाहर निकल गया। आज तुमने कमाल कर दिया अर्जुन भारद्वाज, रानी साहिबा गंभीर स्वर में कह उठी। सब किले में उस कमरे में मौजूद थे। अर्जुन भारद्वाज फर्श पर दीवार से सटा बैठा कहवे के घूंट भर रहा था। वो गंभीर था। उसके आसपास पृथ्वी ग्रह से आए सभी लोग मौजूद थे। तारा भी वहीं थे, परंतु वो सब गंभीर नजर आ रहे थे। अर्जुन भारद्वाज ने नज़र उठाकर आसपास खड़े सब पर निगाह मारी। आज तुमने भीमा के दिल में छुपा कर रखी जान तो निकाल दी, परंतु कल 5वां लड़ाई का अंतिम दिन है। कल तलवारों से लड़ाई होनी है और तुम दोनों में से एक का मरना ज़रूरी है, जबकि भीमा तलवार चलाने में बहुत माहिर होगा आज भी, देवराज चौहान ने कहा। रानी ने देवराज चौहान को देखा। अर्जुन भारद्वाज जानता है कि ये काम उसने कैसे करना है। हमारी बात इसे याद है, मोना चौधरी कह उठी। तारा ने गहरी निगाहों से रानी साहिबा को देखा। रानी साहिबा खामोश रही। अर्जुन भारद्वाज भी चुप रहा। कल तुमने अपनी जान बचानी अर्जुन भारद्वाज, देवराज चौहान कह उठा। तुमने अपनी तलवारबाजी दिखाई थी ना? अर्जुन भारद्वाज गंभीर स्वर में कह उठा। देवराज चौहान की निगाह अर्जुन भारद्वाज पर थी। मेरी तलवारबाजी तुमसे कहीं ज़्यादा बेहतर है देवराज चौहान, अर्जुन भारद्वाज फिर बोला। हो सकता है भीमा की तलवारबाजी तुमसे भी बेहतर हो, तारा कह उठी। तारा ठीक कहती है, जगमोहन कह उठा। तुम कल को भीमा से बचाओ भाई, ये जानना है कि कल इसे क्या करना है। पारसनाथ बोला। अकेला छोड़ दो इसे। रानी साहिबा ने तारा से पूछा। रामन और रोशी कैसे हैं? वो जब से आए तब से एक ही कमरे में घुसे पड़े हैं। गौरी उनकी सेवा और रखवाली पर लगा हुआ है, तारा कह उठी। रानी और तारा की आवाज़ पर सब चौंके। जुगल किशोर यानी रामन और रोशी यहाँ हैं? जगमोहन के होठों से निकला। किले में? नीलू महाजन के होठों से निकला। उसो की गर्दन मारे हाथ में दे दियो बाप। पारसनाथ की निगाह कभी रानी पर तो कभी तारा पर जा रही थी। देवराज चौहान ने भीमा के दिल में छुपा रखी जान के बारे में क्या कहा था? पारसनाथ ने पूछा। तारा जो कि अब जान चुकी थी उसने सारी बात सबको बता दी। सुनकर सब हक्के बक्के रह गए। कोई कुछ नहीं कह सका था। रोशी ने, रामन ने अपनी जान का खतरा उठाकर ये बात मुझ तक, रानी ने गहरी सांस लेकर कहना चाहा।
लेकिन इस वक्त वो किले में क्यों है? नीलू महाजन ने पूछा। क्योंकि इन दोनों को मारने के लिए बाहर भीमा के आदमी घूम रहे हैं, रानी बोली। भीमा जान चुका है कि रामन और रोशी ने ये बात हम तक पहुँचाई है कि भीमा ने अपनी जान कहाँ छुपा रखी है। आज की लड़ाई का चौथा पैर समाप्त होने से पहले रामन और ऋषि किले में प्रवेश कर गए थे। हमारे पहरेदारों ने उन्हें पकड़ लिया। गौरी हमारे पास मंच पर आया और उसने हमें इन दोनों के बारे में बताया, तो मैंने उन दोनों को पीछे वाले कमरे में रहने को कहा और कहा कि इस बात को गुप्त रखा जाए। अब रामन और ऋषि का मामला सबके सामने आया तो मिली उनसे, मिन्नो बोली। मिन्नो, तारा क्या उठी। हम अभी जा रहे हैं उनके पास। हम भी चलेंगे, सोनलाल क्या उठा। हम सब उसके पास चलेला भाई। रुस्तरा क्या उठा। वो तो नंबरी मक्कार था, फिर ये सब उसने कैसे। जगमोहन कहने लगा। ये जुगल किशोर की मक्कारी का ही नमूना है। देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। कईयों की निगाह देवराज चौहान की तरफ उठी। इस बार जुगल किशोर ने भीमा के साथ मक्कारी कर ली, क्योंकि जुगल किशोर चाहता है कि पृथ्वी ग्रह से आए लोगों का कोई भी अहित ना हो, उसकी या रोशी की वजह से। हम सबको वो सुरक्षित देखना चाहते हैं। हम सबको वो दोनों सुरक्षित देखना चाहते हैं, देवराज चौहान बोला। लेकिन पृथ्वी ग्रह पर तो जुगल किशोर हमें, सोहनलाल ने कहना चाहा। हम इस वक्त यहाँ की बात कर रहे हैं, मोना चौधरी बोली। इस ग्रह पर जुगल किशोर ये सोच रखता है। ये जुगल किशोर तुम्हारी खटिया उठाए हो। बाकेलाल राठौर क्या उठा। कुछ तो जरूर है जुगल किशोर के मन में। नीलू महाजन क्या उठा। क्या? पारसनाथ ने पूछा। नीलू महाजन गहरी सांस लेकर रह गया। देवराज चौहान तारा को एक तरफ ले गया। वैद्य और हकीमों को लाने वाले लोग वापस नहीं आए क्या? देवराज चौहान ने पूछा। वो सब चारों दिशाओं में गए हैं, पर अब कभी भी वैद्य और हकीमों के साथ लौट सकते हैं, तारा ने गंभीर स्वर में कहा। उन्हें भीमा के आदमी तो नहीं रोक सकते। लड़ाई खत्म होने से पहले भीमा ने हमारे काम में दखल दिया तो हम ये लड़ाई युद्ध में भी बदल सकते हैं। भीमा जानता है इस बात को बहुत अच्छी तरह से, तारा ने कठोर स्वर में कहा। देवराज चौहान वहाँ से जाने लगा कि तारा क्या उठी। जेठ जी, देवराज चौहान ने तारा को देखा। कल आपने मेरी कलाई पकड़कर गलती कर दी, अब ऐसा मत कर देना। तारा के स्वर में चुभन थी। तारा को देखकर देवराज चौहान मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। तारा आंखें से कोड़े देवराज चौहान को जाते देखती रही। जुगल किशोर और यानी रामन और रोशी एक सामान्य से बेडरूम में मौजूद थे। बेडरूम में एक खिड़की भी थी जो कि खोलने पर वहाँ से काफ़ी दूर लड़ाई का मैदान नज़र आता था। जुगल किशोर बेड पर लेटा था जबकि रोशी वहाँ मौजूद एक कुर्सी पर बैठी थी। दोनों काफ़ी देर से चुप-चुप थे। तभी रोशी क्या उठी। तूने भीमा की नज़रों को कैसे पहचाना? रोशी गंभीर थी। 5 मिनट लग गए थे भीमा को संभलने में, जुगल किशोर ने धीमे स्वर में कहा। उसके बाद भीमा की निगाह भीड़ पर जाने लगी और फिर मुझ पर आकर टिक गई। आंखों में जहर भरा था। वो समझ चुका था कि मैंने ही उसका रहस्य खोला है। फिर वो सतलुजा से बात करने लगा। मैं समझ गया कि वो सतलुजा को मुझे मारने का आदेश दे रहा होगा। फिर तुमने क्या? इस ज़मीन पर बचने का मेरे पास एक ही रास्ता था, ये केला। मैं समझ गई। रोशी गंभीर थी। जब मैं उस भीड़ से निकला तो सामने तुम पड़ गई। मैंने तुम्हें कहा कि हमें जान बचाने के लिए किले में छिपना। मैं तेरे साथ किले में आ गई रामन, लेकिन असल फैसला तो कल ही होगा। जुगल किशोर के चेहरे पर गंभीरता आ गई। कल भीमा भी मर सकता है क्योंकि अब उसकी जान आम आदमियों की तरह जिस्म में दौड़ रही है। और अर्जुन भारद्वाज भी भीमा के हाथों मारा जा सकता है। कल इसका फैसला हो जाएगा, जुगल किशोर बोला। अगर कल अर्जुन भारद्वाज मर गया तो हम भी नहीं बचेंगे रामन। तब शायद हम भी नहीं बचेंगे। अगर भीमा मर गया तो हम मायाजाल में फंसकर मर जाएंगे। रानी ने, अर्जुन भारद्वाज ने मायाजाल का नहीं सोचा कि कल अगर भीमा मारा गया तो वो सब मायाजाल में जा फंसेंगे। रोशी ने गंभीर स्वर में कहा। इस बारे में रानी या अर्जुन भारद्वाज ने कुछ तो सोचा होगा। तुम देवराज चौहान और मोना चौधरी को भूल रही हो, जुगल किशोर ने गंभीर स्वर में कहा। देवा और मिन्नो को? हाँ, मायाजाल से छुटकारा देवा और मिन्नो ही दिला सकते हैं। वो कैसे? तुम अभी देवा और मिन्नो को नहीं जानती। मिन्नो का नाम तो मैंने पृथ्वी ग्रह पर सुन रखा है, परंतु उससे मेरा पाला कभी नहीं पड़ा। लेकिन देवा से मेरा पाला बहुत बार पड़ चुका है। वो बहुत तेज़ दिमाग का है, जुगल किशोर ने गंभीर स्वर में कहा। तेज़ दिमाग का? हाँ, पृथ्वी ग्रह पर देवा ऐसे कितने मायाजाल बुन चुका है और तोड़ चुका है। स्पष्ट कहो रामन, तुम कहना क्या चाहते हो? पृथ्वी ग्रह पर देवराज चौहान डकैती मास्टर है। वो डकैती डालता है जिसे कोई नहीं कर सकता। उसके लिए हर उस चीज़ तक पहुंचना बहुत आसान है जिसे पाने की तमन्ना लिए लोग मर जाते हैं। देवा के दिमाग का मैं कायल हूँ और हाँ, रोशी गंभीर स्वर में क्या उठी। उसने मुझे कितनी आसानी से रानी तक पहुँचा दिया। ये तो बहुत ही मामूली काम था देवा के लिए। उस दिन युद्ध में उसने 19 आदमियों को मार दिया या घायल कर दिया। ये भी उसके लिए मामूली काम है। देवा के लिए कोई भी काम बड़ा नहीं, सब मामूली हैं। फिर मिन्नो भी कुछ कम नहीं है। मैं मिन्नो को ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं जानती हूँ। वो भी, हम बात मायाजाल की कर रहे थे। हाँ रामन, रोशी गंभीर स्वर में बोली। हम मायाजाल की बात कर रहे थे कि उसके लिए मायाजाल से निपटने का ढंग देवा ही निकालेगा या निकाल लिया होगा, जुगल किशोर ने कहा। देवा या किसी और को तो ये भी नहीं मालूम कि भीतर से मायाजाल कैसा होगा। और ये बात है देवा, मिन्नो, रानी, अर्जुन भारद्वाज उसके साथ ही सोचेंगे। हमें इस बात से मतलब नहीं।
जुगल किशोर ने कहा। पहले भीमा को मारा नहीं जा सकता था क्योंकि तपस्या करके दैविक शक्तियों से कहकर उसने अपनी जान दिल में छुपा ली थी, और मेरे आने पर उसने ये बेवकूफ़ी कर दी कि मुझे बता दिया। अब उसकी जान को अर्जुन भारद्वाज बाहर निकाल चुका है। भीमा अब सामान्य लोगों में आ चुका है। अब अर्जुन भारद्वाज बढ़िया वार करे तो भीमा मर भी सकता है, वरना पहले के हाल में उसकी जान नहीं जाती। मायाजाल के बारे में भी अब इन लोगों को ही। तभी उनके कानों में कदमों की आवाज़ें गूंजने लगी। जुगल किशोर चुप हो गया, चेहरे पर बेचैनी भर आई। शायद वो सब लोग आ रहे हैं। रोशी ने गंभीर निगाहों से जुगल किशोर को देखा। जुगल किशोर की गंभीर निगाह दरवाजे पर जा टिकी थी। देखते देखते कदमों की आवाज़ें दरवाजे के बाहर आकर रुकी, फिर दरवाज़ा खोला गया। तारा ने पहले भीतर प्रवेश किया। उसकी निगाह पहले रोशी पर, फिर जुगल किशोर पर गई। तारा के पीछे पीछे बाकी सभी भीतर प्रवेश कर गए। रोशी उसी पल कुर्सी पर से उठ खड़ी हुई। सबकी निगाह रोशी और जुगल किशोर पर गई। जुगल किशोर की गंभीर निगाह सब पर जा रही थी। जुगल किशोर यानी रामन। जगमोहन मुस्कुरा पड़ा। कैसा है तू? जुगल किशोर की नज़रें जगमोहन के चेहरे पर जा टिकी। अच्छा भला लग रहा है, सोनलाल ने गंभीर स्वर में कहा। जगमोहन कुछ कहने लगा कि देवराज चौहान ने टोका। जुगल किशोर कुछ कहना चाहता है, इसकी आंखें बता रही हैं, कहने दो इसे। जुगल किशोर ने रानी साहिबा और अर्जुन भारद्वाज को देखकर गंभीर स्वर में कहा, मैं आप दोनों का अपराधी हूँ। मेरे को मुकुट देकर पृथ्वी पर भेज दिया गया, तब मुझे नहीं समझती कि मैं क्या कर रहा हूँ। उधर आप लोग और किला पत्थर में बदल गया था, और अर्जुन भारद्वाज मेरे से मुकुट लेने के वास्ते पृथ्वी ग्रह पर चले गए और फिर वापस नहीं लौटे। मैं जगमोहन का भी अपराधी हूँ कि उसके प्यार को उससे दूर कर दिया। आप लोग मुझे जो भी सज़ा दे सकते हैं वो। रामन। रानी साहिबा गंभीर स्वर में कह उठी, तुम हमारे अपराधी तो हो ही। सबकी निगाहें रानी साहिबा के चेहरे पर जा टिकी। सबकी नज़रों में गंभीरता थी। रोशी की गंभीर निगाह भी रानी की तरफ उठी। जुगल किशोर की नज़र रानी के चेहरे पर जा ठहरी। परंतु दोबारा इस धरती पर आकर तुमने और रोशी ने जो खतरा उठाकर हमारा साथ दिया, इसकी वजह से हमने तुम्हारा अपराध माफ़ कर दिया। रानी साहिबा ने गंभीर स्वर में कहा, हमारे किले में आकर तुम खुद को अपराध के बोझ तले मत दबाए रखो। जुगल किशोर की आंखों में आंसू भर आए। वो एकटक रानी साहिबा को देखता रहा। रानी की निगाह भी जुगल किशोर पर थी। देवराज चौहान गंभीर से जुगल किशोर को देख रहा था। मोना चौधरी गहरी सांस लेकर रह गई। रामन। अर्जुन भारद्वाज मुस्कुरा कर कह उठा, आंसू पहुँच ले। जुगल किशोर की आंखों से आंसू निकलकर गालों पर आ लुढ़के। ओ रामन। रोशी गंभीर स्वर में बोली, चेहरा साफ कर। जुगल किशोर ने आंखों और गालों से आंसू साफ किए। अब भीमा की जान आम इंसान की तरह उसके जिस्म में दौड़ रही है। कल लड़ाई में मेरी तलवार चल जाए तो, अर्जुन भारद्वाज ने कहना चाहा। तलवार चल जाने और भीमा की गर्दन जुदा हो जाने का मतलब होगा कि हम सब माया जाल में जा फंसेंगे। जुगल किशोर क्या उठा। अर्जुन भारद्वाज ने देवराज चौहान को देखा। इसका भी कुछ सोचेंगे, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। सोचा नहीं अभी तक, रोशी क्या उठी। देवराज चौहान की निगाह रोशी पर गई, कहा कुछ नहीं। रामन अभी मुझे कह रहा था कि पृथ्वी ग्रह पर तुम बहुत गुणी इंसान हो, सब काम कर लेते हो। तुम ही यहाँ पर मायाजाल को भी निपटा लोगे। तुमने अवश्य कुछ सोच लिया होगा, रोशी पुनः बोली। देवराज चौहान ने मोना चौधरी को देखा। मोना चौधरी गंभीर स्वर में रोशी से कह उठी, हम मायाजाल के बारे में भी कुछ सोच रहे हैं। क्या? जो भी सोच रहे हैं उस बारे में किसी से हमने बात नहीं की, मोना चौधरी बोली। ठीक है मिन्नू, रोशी गंभीर स्वर में कह उठी, मैं समझ गई। देवा नहीं सोचा है कुछ, हम सब उसी के कहने पर ही चल रहे हैं। रोशी और जुगल किशोर की नज़रें मिली। मैं तेरे से पहले ही कह चुका हूँ कि रोशी कि देवाई, तुमने अभी मिन्नू को नहीं देखा कि वो क्या कर सकती है। रोशी गंभीर थी। जुगल किशोर गहरी सांस लेकर रह गया। सवाल मिन्नू या देवा का नहीं है, मोना चौधरी क्या उठी। बात मायाजाल से निपटने की है। अर्जुन भारद्वाज ने कहने के लिए मुंह खोला कि तभी गौरी ने भीतर प्रवेश किया। वो तुरंत तारा के पास पहुंचा, उसके कान में कुछ कहा। तारा ने वही बात रानी के कान में कही। रानी साहिबा के चेहरे पर गंभीरता के भाव आ गए। तुम तीनों मेरे साथ चलो। रानी का इशारा देवराज चौहान, मोना चौधरी, अर्जुन भारद्वाज की तरफ था। फिर वे चारों बाहर निकल गए। पांचवां गौरी भी उनके पीछे पीछे चला गया। आज तुमने अच्छा काम किया, पारसनाथ बोला, तभी तुम्हें इज्जत मिल रही है, वरना किले की तरफ तुम मुंह भी ना करते। सोनलाल ने गहरी सांस ली। बच गया जुगल किशोर, जगमोहन क्या उठा। तारा ने रोशी को देखा। रोशी के चेहरे पर अब बल पड़ने लगे थे। तारा के चेहरे पर मुस्कान उभर आई। तुम लोग तो एक ही छल्ली को तीन तीन भागों पर सेक रहे हो, रोशी ने भिजे स्वर में कहा। क्या मतलब? मैं तुम तीनों से कह रही हूँ, एक इज्जत से बात करता है, दूसरा धमकी देता है, तीसरा चेतावनी देता है। रोशी पहले वाले स्वर में क्या उठी। तुम लोग अपने को समझते क्या हो? पृथ्वी लोक से आए हो तो वहीं के बनकर रहो, यहाँ वाले अब मत बनो। रोशी चुप रहो, मैं, जुगल किशोर ने कहना चाहा। तू चुप कर रामन, इनके लिए तो मैं अकेली ही काफ़ी हूँ। रोशी का सर कड़वा था। कल लड़ाई के मैदान में पता नहीं कौन जीतता है कौन हारता है। हम सब जिंदा रहते हैं या मरते हैं, पर पहले मैं इन्हें चुप करा दूँ। इस ग्रह के मसलों को हल करने वाले ये लोग कौन होते हैं? ये क्यों दखल देते हैं यहाँ आकर, ये बताओ मुझे।
हमें दैविक शक्तियाँ यहाँ बुलाती हैं। नीलू महाजन क्या उठा। वो क्या कहती हैं कि यहाँ आकर तुम लोग दूसरे लोगों के कपड़े कपड़े उतारते फिरो। कपड़े? जाहिर कि तुम रामन के साथ जो व्यवहार कर रहे हो, रोशी भिचे स्वर में बोली। जुगल किशोर गहरी सांस लेकर रह गया। ये पृथ्वी ग्रह का वासी है, उसी हिसाब से हम इसे। ये पृथ्वी ग्रह है? नहीं। तो जब पृथ्वी ग्रह पर जाओ तब इससे ऐसी बातें करना। इस ग्रह पर सिर्फ इसी ग्रह की बात होनी चाहिए। रोशी ने एक एक शब्द चबा कर कहा। इस ग्रह पर रोशी के आदमी की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, ये बात तुम सब समझ लो। उन्होंने एक दूसरे को देखा। मारो बेटे जी। बाकी लाल लाठौर अपनी मूछ पर हाथ फेर कर क्या उठा। हाँ बाप, हमने तो इसे को कुछ नहीं कहो ना हमने इसे कुछ नहीं कहला बाप। रुस्ता राव के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। फिर तो बढ़िया हो गए। ये रोशी के शब्द तो इन सब के लिए हो, मारे लिए ना हो। जगमोहन ने मुस्कुराकर तारा को देखा। मैं रोशी की बात से सहमत हूँ, तारा ने गंभीर स्वर में कहा। कि हम पृथ्वीवासी हैं? जगमोहन बोला। हाँ, तुम लोग यहाँ पर मेहमान की तरह हो, वैसे ही बनकर रहो। जिन कामों को निपटाने आए हो सिर्फ उन्हें निपटाओ और किसी बात की तरफ ध्यान मत दो। पृथ्वी ग्रह की बातें यहाँ करने की ज़रूरत नहीं, तारा ने कहा। बात तो तुम ठीक कहती हो। पारसनाथ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी। इसका ये कहना तो ठीक है कि अब इस ग्रह पर हम मेहमान बनकर ही आते हैं। नीलू महाजन क्या उठा। मैं भी इस बात से सहमत हूँ, सोहनलाल बोला। पृथ्वी ग्रह की बातें हमें यहाँ नहीं करनी चाहिए। छोड़ेला बाप, रुस्ता राव क्या उठा। अब इधर की ही बातें करो। सोहनलाल उठा और बेड पर जा बैठा और जुगल किशोर ने हाथ मिलाया। जुगल किशोर मुस्कुराया। जगमोहन भी बेड पर जा बैठा। उसने जुगल किशोर की बाँह दबाई, फिर बोला। वो दरअसल हो तो तुम पृथ्वी वाले जुगल किशोर ही हो, वही मक्कार हरामी। और फिर वही बात। रोशी के होंठ भिज गए। ओ रोशी भाभी, जगमोहन फिर क्या उठा। माफ़ करना, फिर क्या उठा। वो दरअसल पुरानी आदत है ना, अब जाते जाते ही जाएगी। पर मैं फिर से ध्यान रखूँगा कि ये बातें ना कहूँ। पर क्या कहूँ, मुँह से निकल ही जाती हैं। रोशी कुछ कहने लगी कि मुस्कुराकर जुगल किशोर क्या उठा। रोशी, तुम पृथ्वी ग्रह से आए लोगों का ध्यान जहाँ लगता है वहीं लगने दो, तुम बीच में ना हो। मैं बीच में दखल न मत दूँ। रोशी की आंखें सिकुड़ी। नहीं। जुगल किशोर ने गहरी सांस ली। तुम इन बातों से दूर रहो। और ये तुम्हें कुछ भी कहते, अगर तुम पृथ्वी ग्रह पर चली गई तो तब ये बातें करना, मुस्कुराया जुगल किशोर। रोशी ने उखड़ी निगाहों से तारा को देखा। तारा मुस्कुरा पड़ी। हाँ तो जुगल किशोर, जगमोहन इसकी टांग पर हाथ मारकर बोला। हम बात कर रहे थे कि रात होते होते कई गांवों और कस्बों से रानी साहिबा की भेजी बग्गियों में 7 हकीम वैद्यों को किले पर लाया गया। हकीम वैद्यों के साथ साथ उनके पहलवान जैसे लोग भी थे जो कि मरहम पट्टी करने के काम आते थे। उन सबको एक बड़े कमरे में पहुंचाया गया। पीने को सिर्फ पानी ही दिया गया। हाथ मुंह भी बाद में धोने, खाना खाने की बात भी बाद में खाने को कहा गया। और रानी साहिबा, अर्जुन भारद्वाज, देवराज चौहान और मोना चौधरी वहाँ पहुँच गए थे। वे सब आपस में मिले। उनमें से कई लोग, जिसमें हकीम वैद्य भी थे, वे देवाई और मिन्नों को पहचानते थे। देवाई और मिन्नों ने भी उन्हें पहचाना। आप सब लोगों को, रानी साहिबा क्या उठी, ये रात और कल के दिन में किसी भी वक्त तक यहाँ रहना पड़ सकता है, जब तक कि बाजी हमारे हाथ में ना रहे। अगर बाजी हमारे हाथ में नहीं रही तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन हमें करना क्या होगा, ये तो बताया नहीं, एक हकीम ने पूछा। हमें रात भर इस कमरे में क्यों रखा? क्योंकि हम जो करना चाहते हैं वो बात बाहर न जाए, भीमा के कानों तक ना पहुँचे। रानी साहिबा फिर क्या उठी। अगर किसी को मेरी बात पर एतराज़ है तो वो अभी अलग हो सकता है, परंतु बात सुनने के बाद उसे अलग नहीं होने दिया जाएगा। वो अलग बात है कि वो इस बात में हिस्सा लेता या नहीं, परंतु रहेगा वो हमारे साथ ही। हम वैद्य हैं, एक ने गंभीर स्वर में कहा। किसी घायल या बीमार व्यक्ति की सहायता करना हमारा फ़र्ज़ है। हम सिर्फ यही काम कर सकते हैं। हमें आपसे सिर्फ यही काम चाहिए, रानी साहिबा गंभीर स्वर में बोली। कहो, आप क्या कहना चाहती हैं रानी साहिबा? एक हकीम क्या उठा। रानी साहिबा ने देवा की तरफ देखकर कहा। यह योजना देवा की बनाई हुई है, अब देवा ही तुमसे बात करेगा। उसके बाद देवा उन हकीम वैद्यों से बातचीत करने लगा। आपस में प्रश्न उत्तर होने लगे। वक्त को आगे बढ़ते देख मोना चौधरी और रानी ने अर्जुन भारद्वाज को सोने के लिए भेज दिया, क्योंकि सुबह उसने भीमा से लड़ना था। लेकिन इस वक्त भी हकीम और वैद्य यही बात कर रहे थे कि क्या पता भीमा जीत जाए। देवराज चौहान कह रहा था कि वो अर्जुन भारद्वाज के जीतने पर ही ये बात कह रहा था। अर्जुन भारद्वाज जा चुका था, परंतु 3 वैद्य हकीम देवराज चौहान की बात पर असहमति जता रहे थे। उनकी निगाहों में भीमा का यह हाल करना ठीक नहीं था। आप तीनों, मिन्नो कह उठे, अगर हमारी बात नहीं मानते तो आप खामोश रहकर इस कमरे में रहिए और सुबह तक सोच लीजिए। तीनों हकीम वैद्य एक दूसरे को देखने लगे। तभी रानी साहिबा गंभीर स्वर में क्या उठी। बतौर रानी साहिबा, मैं तुम लोगों से कहूँ कि ये काम तुम लोगों ने करना है तो क्या जवाब दोगे मुझे? रानी साहिबा के सर में अधिकार के भाव आ गए थे। क्या तुम मुझे इनकार करने का हौसला रखते हो? उन तीनों के होठों से कोई आवाज़ नहीं निकली। मैंने तुम लोगों से कुछ पूछा है? रानी साहिबा के सर में सख्ती थी, अधिकार के भाव थे। आप जो कहेंगी वो हमें करना पड़ेगा रानी साहिबा, एक हकीम ने सिर हिलाकर कहा। अगर आपका ये हुक्म है तो हम ये काम अवश्य करेंगे। तीसरे ने भी सहमति से सिर हिला दिया। रानी साहिबा की कठोर निगाह उन हकीम वैद्यों पर जा रही थी। अगर कल अर्जुन भारद्वाज जीतता है तो तुम लोगों को वही करना है जो देवा ने तुमसे कहा है।
सब हकीम वैद्यों ने सहमति से सिर हिला दिए। देवराज चांद के चेहरे पर गंभीरता के भाव थे। मोना चौधरी उन लोगों को देखते सोचों में डूबी थी। गौरी, रानी साहिबा ने गौरी को देखा, स्नान करके दरवाजे खोल दो ताकि ये नहा धो सकें और तुम लोगों को इन्हें खाना देने के लिए कह देना। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना कि इनमें से कोई भी बाहर नहीं जाए। दरवाजे के बाहर खड़े पहरेदारों को ये बात बता दो। जी रानी साहिबा, गौरी ने सावधानी भरे स्वर में कहा। आज अर्जुन भारद्वाज और भीमा की लड़ाई और 5वां और आखिरी दिन था। उन दोनों में से किसी को आज मरना था, दूसरे ने विजय प्राप्त करनी थी। आज की लड़ाई तलवारबाजी के साथ होनी थी कि कोई एक दूसरे को मार सके। सुबह से ही लड़ाई के अखाड़े के आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ के लोगों को भी पता था कि आज दोनों पुजारियों में से किसी एक ने मरना था और दूसरे ने रानी साहिबा के साथ ब्याह कर लेना था। आज और भी ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे। दूर दूर तक लोगों के सिर ही सिर नज़र आ रहे थे। भीमा आज गंभीर और क्रूरता से भरा नज़र आ रहा था। दिल के पास से उसकी जान निकलकर आम लोगों की तरह जान उसके जिस्म में दौड़ने लगी थी। ये सब रावण की धोखेबाजी की वजह से हुआ था। वो अभी तक हाथ नहीं लगा था, ना ही रोशी हाथ में आई थी। वो जानता था कि इन दोनों ने किले में पनाह ले रखी है। इनसे तो बाद में भी निपट लेगा। पहले अर्जुन भारद्वाज को आज खत्म करना है। भीमा अच्छी तरह जानता था कि वह अर्जुन भारद्वाज से बेहतर तलवारबाजी जानता है। वो आसानी से अर्जुन भारद्वाज को ख़त्म कर देगा। अगर कहीं पर उससे चूक हो गई, वो मारा गया, तो अर्जुन भारद्वाज के साथ साथ उसके सभी साथी उसके बनाए मायाजाल में फंसेंगे और एक एक करके अपनी जान गंवा देंगे। कोई भी नहीं बच पाएगा। हार हो या जीत, आखिर में जीत तो भीमा की ही होनी थी। भीमा के हाथ में 2 धारी तलवार थी जो कि सामने उड़ती मक्खी को भी काट सकती थी। ऐसी तलवारें उसने सिर्फ अपने लिए बनवाई थी और हर कहीं आते जाते वह उसके साथ ही रहती थी। 9 बजे भीमा तलवारें थामे, लंगोटा थामे अखाड़े के पास आया और रस्सा उठाकर अखाड़े में प्रवेश कर गया। जहाँ से उसने भीतर प्रवेश किया था वहीं पर सतलुजा, बूंदी, महंत के अलावा और उसके ढेरों आदमी खड़े थे। उन तीनों के चेहरों पर गंभीरता थी। वे भी ये जान चुके थे कि भीमा की जान अब आम इंसानों की तरह उसके जिस्म में दौड़ रही थी। इस वक्त भी सतलुजा की बेचैन निगाहें रामन या जुगल किशोर की तलाश में घूम रही थी, परंतु वह कहीं दिख नहीं रहा था। अखाड़े में तलवार थामे पहुंचा भीमा की आंखों में अंगारे भरे हुए थे। उसने कुछ दूर मंच पर बैठ चुकी रानी साहिबा के सामने थोड़ा सा सिर झुकाया और फिर वहाँ फैले लोगों पर निगाहें जाने लगी। तभी अपने साथियों को पार करता अर्जुन भारद्वाज ने अखाड़े का रस्सा उठाया और अखाड़े में आ गया। उसके हाथ में रानी साहिबा वाली तलवार थी, परंतु ये दूसरी तलवार थी जिससे देवराज चांद लड़ा था। वो तलवार नहीं थी। ये 2 धारी ऐसी तलवार थी कि जिसे रानी साहिबा ने अपने खास कमरे में रखा हुआ था, तब के लिए जब उसे मैदान जंग में जाना पड़े। मंच की तरफ वाली भीड़ में रुस्तर राव भी अपनी तलवार अपने कपड़ों में छुपाए मौजूद था कि अगर अर्जुन भारद्वाज मरता है तो वो फ़ौरन उसी पल भीमा की गर्दन काट दे। रुस्तर राव का चेहरा गंभीर हुआ पड़ा था। आज लोगों ने न भीमा की आवाज़ लगाई थी, न अर्जुन भारद्वाज की, सिर्फ खामोशी छाई हुई थी। रानी ने अखाड़े पर से नजर हटाकर तारा को देखा। क्या होगा तारा, भीमा जाएगा या अर्जुन भारद्वाज? रानी साहिबा ने पूछा। दोनों में से कोई भी जा सकता है, तारा ने गंभीर स्वर में कहा। कोई भी? हाँ रानी। तारा के होंठ भिज गए। रानी एकटक तारा को देखे जा रही थी। तारा की बेचैन निगाह हर तरफ जा रही थी। मेरा फंदा तैयार कर। दोनों फंदे तैयार है रानी, तारा ने भिजे होठों से कहा। नीचे स्टूल भी रखे जिन पर चढ़कर हम फंदा अपने गले में डाल सके। रानी साहिबा गंभीर निगाहों से अखाड़े में देखने लगी। अर्जुन भारद्वाज के चेहरे पर सख्ती थी, गंभीरता थी। उसकी निगाह एकटक भीमा पर थी, जो कि उससे 20 कदम दूर अखाड़े में मौजूद था। भीमा की निगाह भी अर्जुन भारद्वाज पर जा टिकी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, तौला। एकाएक उन्हें लगा जैसे बाई तरफ अखाड़े की रस्सियों के पास कोई हवा में नजर आने लगा। दोनों ने नजर घुमाई। वो महागुरु थे जो कि चौकड़ी मारे ज़मीन से 6 फीट ऊपर हवा में मौजूद थे। महागुरु? भीमा के मुंह से तेज़ आवाज़ निकली। तलवार उसने ज़मीन पर छोड़ी और उसी पर उन्हें प्रणाम किया। लेकिन अर्जुन भारद्वाज ने मात्र खड़े खड़े ही उनकी तरफ सिर हिलाया। महागुरु के होठों पर मुस्कान थी। उन्होंने बारी बारी दोनों की तरफ देखा, फिर एकाएक उनका शरीर हवा में घुलता जाने कहाँ विलुप्त हो गया। अब वहाँ कोई नहीं था। भीमा सीधा खड़ा हुआ और उसने तलवार उठा ली। वहाँ मौजूद ढेरों लोग इस बात से हैरान थे कि हवा में तैरने वाला मनुष्य कौन था। महागुरु की तरफ तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा, परंतु देवा, मिन्नो या चंद लोग ही जानते थे कि आने वाले शख्स को महागुरु कहा जाता है। फिर उसी पल भीमा और अर्जुन भारद्वाज के कदम एक दूसरे की तरफ उठने लगे। सन्नाटा सा छा गया। चुप्पी गहरी हो गई। हर कोई दम साधे इन्हें देखने लगा। दोनों एक दूसरे के सामने 4 कदमों के फासले पर रुके थे। उन्होंने एक दूसरे के चेहरों को देखा। मेरा एक गद्दार रानी के किले में छिपा हुआ है, भीमा ने क्रोध भरे स्वर में कहा। 1 नहीं 2, अर्जुन भारद्वाज ने गंभीर स्वर में कहा। हाँ 2, रोशी भी तो। रात में सोमरस पिया भीमा? तुम्हें कैसे पता? भीमा चौंका। तेरी आंखें बता रही हैं। मैं भूल गया था कि तू पुजारी है, आंखों की भाषा पढ़ सकता है, भीमा ने फुफकार भरे स्वर में कहा। आज अपनी मौत देखी तूने?
जिंदा कौन रहेगा ये देखना है। अर्जुन भारद्वाज मुस्कुरा पड़ा। मुस्कुराकर अर्जुन भारद्वाज भीमा को और भी उलझन में डाल देना चाहता था। आज मैं जिंदा रहूँगा अर्जुन भारद्वाज। सबसे पहले मैं तेरे को मारूंगा। पहले पैर में या फिर दूसरे पैर तक तू मेरे हाथों मर जाएगा। उसके बाद भीतर जागा मार छुपे रामन यानी जुगल किशोर और रोशी की धोखेबाजी की सज़ा की एवज में मौत दूंगा और फिर रानी को अपनी दुल्हन बनाकर अपनी बस्ती में ले जाऊंगा। तुम एक कहावत बनकर रह जाओगे अर्जुन भारद्वाज। अर्जुन भारद्वाज हंस पड़ा। भीमा कठोर और आग बबूला भरी आंखों से अर्जुन भारद्वाज को देखने लगा। अर्जुन भारद्वाज ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, तूने तो बहुत दूर की सोच ली, पहले मेरे को तो पार लगा। मैंने तेरे को कहा ना कि तेरे को मैं पहले ही पहर में। भीमा ने आग बबूला स्वर में कहना चाहा। मेरे को पार लगा, अर्जुन भारद्वाज ने मुस्कान भरे सर में कहा। भीमा ने तड़पते हुए अपनी गर्दन थोड़ी सी अर्जुन भारद्वाज के सामने झुकाई। अर्जुन भारद्वाज ने भी अपना सिर झुकाया। फिर दोनों अलग अलग दूर होते चले गए। तलवारें खिंच गईं। अर्जुन भारद्वाज के चेहरे पर गंभीरता आ गई थी। वो जानता था कि उसकी ज़रा सी लापरवाही उसका सिर अलग कर सकती थी, उसका खेल खत्म कर सकती थी। अब भीमा पहले वाला तलवारबाज नहीं, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा तलवारबाज बन चुका था। तलवारबाजी तो वो भी जानता था, तलवार के गुण तो उसमें भी पहले वाले आ चुके थे। इस धरती पर पांव रखते ही अब देखना यह था कि कौन किस पर भारी पड़ता है, वो या भीमा। एक को मरना था, एक को जीना था। भीमा मारने वाली निगाहों से अर्जुन भारद्वाज को देखे जा रहा था। तलवार हाथ में आने का मतलब था कि सामने वाले को मार देना। ऐसे में सामने वाले पर जो भी वार हो, उसके साथी उसे संभालने के लिए अखाड़े में नहीं उतर सकते। अगर कोई आता है तो वो भी वार खा लेने का हकदार बन जाएगा। ऐसे में अब जो भी फैसला होना था इन दोनों के बीच में ही होना था। किसी तीसरे के बीच में आने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। कुर्सी पर बैठी रानी साहिबा ने बहुत सख्ती के साथ कुर्सी के हत्थे को कस के पकड़ रखा था। तारा होठ पीछे कसी हुई मुट्ठियों के साथ खड़ी अखाड़े में देख रही थी। देवराज चौहान, मोना चौधरी और बाकी के सब भी रुकी सांसों के साथ अखाड़े में देख रहे थे। दूसरी तरफ बूंदी और महंत गंभीर निगाहों से अखाड़े पर नज़र रख रहे थे। भीमा के बाकी लोगों की नज़र भी अखाड़े पर ही थी, परंतु जाने क्यों शत्रुजा के होठ भिंचे हुए थे। वो रस्से से टेक लगाए भीमा और अर्जुन भारद्वाज को देखे जा रहा था। दोनों अखाड़े में तलवारें संभाले दूर रहकर चक्कर काटने लगे। पास जाने का मतलब था तलवार का वार होना। सब तरफ चुप्पी छा चुकी थी। लोगों की सांसों की आवाज़ ही नामालूम सी वहाँ गूंज रही थी। एक भीमा ने अजीब से ढंग से छलांग मारी। भीमा का हाथ नीचे था। अर्जुन भारद्वाज को लगा कि वह तलवार से उसका पेट फाड़ देना चाहता है। अर्जुन भारद्वाज ने उसी पल अपनी जगह छोड़ी। उसी पल हवा में तैरती भीमा की तलवार उसके सिर पर आई, फिर नीचे को चली गई। भीमा का ये वार अर्जुन भारद्वाज के दो टुकड़े करने वाला था। शायद वो कामयाब भी हो जाता, परंतु अर्जुन भारद्वाज ने पहले ही वो जगह छोड़ दी थी, वरना सिर तो नहीं, उसकी दाईं बाजू अवश्य कट जाती। मात्र 1 इंच का फर्क रह गया था अगर अर्जुन भारद्वाज ने वो जगह न छोड़ी होती, पर बचा फिर भी नहीं। भीमा की तलवार अर्जुन भारद्वाज की बाह के ऊपर कोने से घिसटती चली गई। अर्जुन भारद्वाज के चेहरे पर पीड़ा के भाव उभरे, फिर गायब हो गए। अर्जुन भारद्वाज की बाह पर जहाँ तलवार टकराई थी वहाँ से खून निकल आया था। खून बाह पर बहने लगा था। अर्जुन भारद्वाज भीमा को देखते मुस्कुरा रहा था। भीमा तलवार थामे भस्म करने वाली निगाहों से अर्जुन भारद्वाज को देखता, फिर चक्कर काटने लगा था। अर्जुन भारद्वाज भी तलवार थामे चक्कर लगाने लगा था। दोनों फिर से तैयार थे एक दूसरे पर वार करने के लिए। वक्त बीतने लगा। भीमा को लगा कि अर्जुन भारद्वाज उस पर वार करेगा। वक्त और बीता, परंतु अर्जुन भारद्वाज ने वार नहीं किया। अर्जुन भारद्वाज के चेहरे पर मुस्कुराहट सी उभरी रही। तलवार वाली बाँह खून से लाल हो चुकी थी, परंतु उसकी निगाह भीमा पर थी। उसकी मुस्कान ने भीमा को जैसे आग लगा दी थी। मौका मिलते ही भीमा तलवार के साथ अर्जुन भारद्वाज पर झपटा। अर्जुन भारद्वाज उसकी तलवार के वार से बच निकल गया। वो इस वक्त यह महसूस करने पर लगा था कि भीमा किस तरह के वार उस पर कर रहा है। ये तो उसे समझ आ गया था कि भीमा कई नए वार सीख चुका है। दोनों तलवार थामे फासला रखे अखाड़े में चक्कर काट रहे थे। वक्त बीतता जा रहा था। लोगों की जमी हुई सांसें इन दोनों पर थीं। तभी भीमा ने तीसरा वार किया। इस बार अर्जुन भारद्वाज खुद को बचा नहीं सका। दोनों की तलवारें आपस में भिड़ गईं। दोनों के चेहरों पर मौत भरी कठोरता छा गई थी। वो अपनी तलवार निकालकर दूसरे के जिस्म में घुसेड़ देना चाहते थे। दोनों की तलवारें एक से बढ़कर एक थी। तलवारों का जिस्म से टकराने का मतलब था कि जिस्म का वो हिस्सा अलग हो जाना। दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक दूसरे की तलवार को अपनी तलवार से रोका हुआ था। दोनों की तलवारें एक दूसरे की तलवारों में फंसी हुई थी। एकाएक भीमा ने अपनी तलवार को खास तरह से झटका दिया। उस झटके से अर्जुन भारद्वाज के पांव उखड़ गए। ना चाहते हुए भी वो तलवार के साथ पीठ के बल नीचे जा गिरा।
इससे पहले कि वह संभल पाता भीमा तलवार के साथ उस पर झपटा। नीचे गिरे ही गिरे अर्जुन भारद्वाज ने भीमा की तलवार को अपनी तलवार से रोक लिया और ऊपर होने की वजह से भीमा की ताकत बढ़ गई थी। वो तलवार सटाए धीमे धीमे अर्जुन भारद्वाज की तरफ झुकने लगा। भीमा ने सोच लिया था कि अगले कुछ ही पलों में वो अर्जुन भारद्वाज की कलाई पकड़ सकता है और अपनी तलवार उसकी छाती में धंसा सकता है। अर्जुन भारद्वाज को भी इन सब बातों का एहसास था। एकाएक अपने ठीक ऊपर बेहद करीब पहुंच के भीमा की तलवार को अपनी तलवार से रोके टांग को मोड़ते हुए पैर की भरपूर ठोकर भीमा के पेट पर दे मारी, इतनी तेज कि भीमा 4-5 कदम पीछे हटता चला गया। इतना वक्त अर्जुन भारद्वाज के लिए काफ़ी था। वो एक पल में जमीन से उठा और पुनः भीमा से दूर हो गया। भीमा दांत भींचे संभला और ज़मीन पर पाँव मारते अर्जुन भारद्वाज को देखा। अर्जुन भारद्वाज फिर मुस्कुराने लगा। भीमा ने तलवार हवा में घुमाई, गुर्रा पड़ा वो। अर्जुन भारद्वाज मुस्कुराता रहा। मौत के इस खेल को देखते मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ गई। जानते हो देवा, मोना चौधरी बोली, अर्जुन भारद्वाज इस मौत के खेल को किस तरफ ले जा रहा है? तुम उसके मुस्कुराने की बात क्यों कह रही हो? देवराज चौहान की निगाह अखाड़े पर थी। मैं हर तरह की बात कर रही हूँ। भीमा 3 बार तलवार से उस पर कर चुका है, परंतु अर्जुन भारद्वाज ने एक भी नहीं किया। वो समझदारी से चल रहा है। मैं जानती हूँ कि अर्जुन भारद्वाज समझदारी से चल रहा है, लेकिन उसे यह भी पता होना चाहिए कि भीमा की तलवार का एक बार उसकी जान ले, जैसे कि अर्जुन भारद्वाज की तलवार वाली बाँ खून से रंगी हुई है। देवराज चौहान बोला, अर्जुन भारद्वाज बेवकूफ़ नहीं है, वो हर बात को जानता और समझता है। तुम अपनी जगह पर ठीक हो और अर्जुन भारद्वाज अपनी जगह ठीक है। लड़ाई के मैदान में वो हैं, हम नहीं। वो अच्छी तरह समझता है कि कब उसे क्या करना है। वो इस बात को भी समझता है कि उसका एक बार भीमा की जान ले सकता है और भीमा का वार उसकी जान ले सकता है। ऐसे में वो लड़ाई के मैदान में जो करेगा अच्छा ही करेगा। वो खुद वार क्यों नहीं? आपन बताए ला बाप। उनके पीछे खड़े रुस्तराम ने धीमे स्वर में गंभीर स्वर में कहा, अभी वो इसलिए वार नहीं कर रहा कि वो भीमा को वार पे वार कराकर थका देना चाहता है बाप। अभी सिर्फ वो भीमा के वारों से खुद को बचा लेना चाहता है। एक वक्त ऐसा आएगा जब अर्जुन भारद्वाज खुद भी वार करो, परंतु पहले भीमा को थकने दो बाप। देवराज चौहान मोना चौधरी की नज़रें मिली। रुस्तम ठीक कहता है, मोना चौधरी कह उठे। अखाड़े की तरफ ध्यान दो मिन्नो। देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला, भीमा कोई बड़ा वार करने जा रहा है। सबकी निगाहें अखाड़े पर टिकी थी। जगमोहन सख्ते की सी हालत में पास ही खड़ा तो उसने रुस्तराव से पूछा, क्या बात हो रही थी? रुस्तराव जगमोहन को बताने लगा कि मोना चौधरी और देवराज चौहान क्या बात कर रहे थे। मंच पर कुर्सी पर बैठी रानी साहिबा ने अखाड़े पर निगाह टिकाए पास खड़ी तारा से कह उठी, अर्जुन भारद्वाज किस फेर में पड़ा है? क्या मतलब? तारा अखाड़े पर निगाहें गड़ाई बोली, अब तक सारे वार भीमा ने किए हैं, अर्जुन भारद्वाज ने एक बार भी नहीं किया। अब तक तो अर्जुन भारद्वाज जो कर रहा है ठीक कर रहा है। मैं समझी नहीं तारा। मैं समझती हूँ अर्जुन भारद्वाज कोई खास मौका ढूंढ रहा होगा वार करने का। खास मौका? मैं भी तलवारबाज हूँ रानी। मैं समझ सकती हूँ कि अर्जुन भारद्वाज अवश्य तलवार चलाने का मौका ही ढूंढ रहा होगा। हो सकता है इस लड़ाई के बाद हमें फांसी का इस्तेमाल करना पड़े। रानी का चेहरा कठोर हो गया। अर्जुन भारद्वाज के मर जाने के पश्चात तारा का चेहरा टमटमा उठा। खून रुक चुका था अर्जुन भारद्वाज की बाँह से, परंतु बाँह पूरी तरह खून से लथपथ थी। होठों पर फैली मुस्कान से वह भीमा को देख रहा था। भीमा के होठों से घुर्राहट निकल रही थी। दोनों तलवार थामे एक दूसरे के गिर्द घूम रहे थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में घूर रहे थे। एकाएक भीमा अर्जुन भारद्वाज की तरफ पलटा, झपटा। अर्जुन भारद्वाज तलवार थामे अपनी जगह छोड़ने को तैयार हुआ कि तभी भीमा जहाँ का तहाँ रुक गया। अर्जुन भारद्वाज भी ठिठका। उसी पल भीमा तलवार थामे अर्जुन भारद्वाज पर झपटा। अर्जुन भारद्वाज ने तलवार आगे की, उसकी तलवार को रोका और खुद फिर तलवार पीछे करके खुद भी दूर हटता चला गया। परंतु तभी भीमा ने तलवार का रुख पीछे हटते अर्जुन भारद्वाज की टांग पर किया। अर्जुन भारद्वाज पीछे हट चुका था, टांगें भी पीछे हट चुकी थी, परंतु घुटने के नीचे का हिस्सा थोड़ा सा तलवार की जद में आ गया। परंतु अर्जुन भारद्वाज पीछे हट चुका था। दर्द की लहर अर्जुन भारद्वाज के चेहरे पर उभरी, फिर तुरंत ही सबको सामान्य किया और हटते ही चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने पलट कर तलवार थामे भीमा को देखा। पिंडली पर जहाँ से तलवार की रगड़ लगी थी वहाँ से 3-4 इंच तक खून की धारा बह उठी थी, जो कि पिंडलियों को रंगने लगी थी। अब दाईं बाह और दाईं टांग की पिंडली पर से खून बहने लगा था, परंतु अर्जुन भारद्वाज मुस्कुराता हुआ भीमा को देखे जा रहा था। भीमा की आंखों में अंगारे भरे हुए थे, होंठ भिज चुके थे, मौत उसके चेहरे पर नाच रही थी। तलवार को 2-3 बार उसने हवा में लहराया, जबकि अर्जुन भारद्वाज मुस्कुराता हुआ भीमा को देखे जा रहा था। पिंडली पर बने नए जख्म से खून बराबर रिस रहा था।
दोनों फिर फासला रखे एक दूसरे के गिर्द चक्कर लगाने लगे थे। तलवार हाथों में तैयार थी। दोनों में फासला करीब 15 मिनट का था। तलवार लिए एक दूसरे की आंखों में झांकते गोल गोल घूमते जा रहे थे धीमी गति से। कुछ मिनट ऐसे ही बीत गए। टांग पर लगी भीमा की तलवार की रगड़ से अर्जुन भारद्वाज की पिंडली से खून बह रहा था, परंतु अर्जुन भारद्वाज मुस्कुराता हुआ भीमा को देखे जा रहा था। एकाएक भीमा उठा, ठिठका। अर्जुन भारद्वाज भी ठिठक गया। भीमा मौत की कठोरता लिए एकाएक तलवार थामे सीधे सीधे अर्जुन भारद्वाज की तरफ बढ़ने लगा। वो अब अर्जुन भारद्वाज पर सीधे सीधे वार करने पर आ गया था। भीमा के होठों से घुर्राहट निकल रही थी। अर्जुन भारद्वाज पीछे हटने लगा। उसके होठों से मुस्कान गायब हो गई थी। नजरें भीमा के चेहरे पर थी। भीमा तलवार थामे दांतों को दबाए धीमे धीमे सीधा अर्जुन भारद्वाज की तरफ बढ़ रहा था। उसी रफ्तार से अर्जुन भारद्वाज धीमे धीमे पीछे हट रहा था। तभी भीमा ने तलवार सिर की तरफ उठाते हुए अर्जुन भारद्वाज की तरफ छलांग लगा दी। अर्जुन भारद्वाज ने उस पर निगाहें रखे पलों में वो जगह छोड़नी चाहिए कि तभी हवा में लहराती भीमा ने तलवार के रुख को 2 पलों में ही अर्जुन भारद्वाज के पेट की तरफ कर दिया। अर्जुन भारद्वाज चौंका, हड़बड़ाया भी। भीमा उसके पेट का निशाना ले रहा था। उसका पेट भीमा की तलवार के निशाने पर आ चुका था। ये सब कुछ 2 पलों में ही हो गया था। अगले ही पीठ भीमा की तलवार ने अर्जुन भारद्वाज का पेट फाड़ देना था कि तभी अर्जुन भारद्वाज के पैर की एड़ी मिट्टी में धंसी कि एकाएक वो पीछे को पीठ के बल गिरता चला गया। तब तक भीमा अपना वार कर चुका था। पीछे को होता अर्जुन भारद्वाज पीठ के बल नीचे गिरा। इससे भीमा का वार असफल हो गया और पीठ की सीध में जाती तलवार उसी जगह पर मिट्टी में जा धंसी जा गिरने से पहले अर्जुन भारद्वाज का पेट होना था। इससे पहले कि भीमा अपनी तलवार निकाल पाता अर्जुन भारद्वाज ने फौरन अपनी तलवार चला दी। भीमा अगर तलवार ज़मीन से निकालता तो अर्जुन भारद्वाज की तलवार ने उसका हाथ काट देना था। भीमा तलवार छोड़कर तुरंत पीछे हटता चला गया। अर्जुन भारद्वाज छलांग लगाकर खड़ा हो चुका था। उसके होठों पर मुस्कान थिरक रही थी। अब हालात ये थे कि अर्जुन भारद्वाज ज़मीन में धंसी भीमा की तलवार के पास खड़ा था। नज़रें भीमा पर थी। आंखों में क्रूरता भरी पड़ी थी। वह भीमा को मौत भरी नज़रों से देख रहा था। यह तलवारबाजी का खेल था। जान लेने की लड़ाई थी। तलवार हाथ से गई तो जान भी गई। भीमा की जान लेने की बारी अब अर्जुन भारद्वाज की थी। उसने आगे बढ़कर किसी भी पल भीमा को मार देना था। इस लड़ाई का यही अंत था। यही अंतिम दौर था। भीमा अपनी तलवार लेने के लिए आगे बढ़ा तो उसने पहले मर जाना था। मौत से भरी विवश निगाहों से बार बार अपनी तलवार को फिर अर्जुन भारद्वाज को देखे जा रहा था। उसे हैरानी थी कि तलवार उसके हाथ से छूट कैसे गई, पर यह भी जानता था कि तलवार लेने के चक्कर में अपनी कलाई कटा देनी थी अगर उसने हाथ पीछे न किया होता। पर अब उसे अपनी मौत स्पष्ट नजर आ रही थी। वो अर्जुन भारद्वाज से 8 कदमों की दूरी पर खड़ा था। मंच पर बैठी रानी साहिबा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई थी। तारा की आंखों में भी चमक आ गई थी। रानी, तारा के होठों से धीमा स्वर निकला। अब अर्जुन भारद्वाज भीमा को खत्म कर देगा तारा। रानी साहिबा का सर खुशी से भर उठा। हाँ, अब भीमा को मरा ही समझो। तारा के होठों पर मुस्कान थी। एकाएक अर्जुन भारद्वाज तलवार थामे धीरे धीरे भीमा की ज़मीन में गड़ी तलवार से पीछे हटने लगा। भीमा दूसरी तरफ खड़ा था। अर्जुन भारद्वाज होठों पर मुस्कान लिए पीछे हटता चला गया। भीमा ज़मीन में गड़ी तलवार से 8 कदमों की दूरी पर था, जबकि पीछे हटता अर्जुन भारद्वाज 18-20 कदम दूर हो गया था। पहले तो भीमा की आंखें फैली, फिर आंखें सिकुड़ गई। वो फुर्ती से आगे बढ़ा और ज़मीन में धंसी अपनी तलवार निकालकर हाथ में ले ली। वो अर्जुन भारद्वाज को बेवकूफ़ समझ रहा था कि जो कि उसके हाथ में फिर से तलवार दी थी। उसे तो आगे बढ़कर उसकी गर्दन उड़ा देनी चाहिए थी। अब भीमा की आंखों में मौत भरी चमक आ गई थी। अब भीमा फिर तलवार थामे अर्जुन भारद्वाज को मौत भरी नज़रों से देखने लगा था, जबकि अर्जुन भारद्वाज मुस्कान भरी निगाहों से उसे देख रहा था, जैसे ये मौत भरी लड़ाई का नहीं, खेल का मैदान हो। ये सब होता पाकर देवराज चौहान, मोना चौधरी और उसके साथी भी चौंके। अर्जुन भारद्वाज ने ये क्या कर दिया? जगमोहन के होठों से निकला। वे सब धीमे स्वर में बात कर रहे थे। ऐसा करके अर्जुन भारद्वाज ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। सोहनलाल क्या उठा। उसे तलवार वापस देखा अर्जुन भारद्वाज ने बुरा किया। पारसनाथ गंभीर स्वर में क्या उठा। भीमा को मारने का वक्त आ गया था कि अर्जुन भारद्वाज ने उसकी तलवार उसे वापस दे दी। नीलू महाजन के होठों से निकला। बाकेला लौटा और रुस्ता राव को देखकर गंभीर स्वर में बोला, छोरे, ये क्या कर दिया अर्जुन भारद्वाजों ने? परंतु रुस्ता राव की पैनी निगाह अखाड़े पर थी। छोरे, मन ने तेरे से कुछ पूछो? बाप, रुस्तम अखाड़े पर नजर टिकाए गंभीर स्वर में बोला, किया तो अर्जुन भारद्वाज ने गलत है, पर उसने ऐसा क्यों किया ये तो वही जाने ला। तलवारबाजी मेरे हाथ का खेल है, पर अर्जुन भारद्वाज ने जो किया वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ऐसा करके लड़ाई के इस मैदान में जीता नहीं जा सकता। अब भीमा और भी सावधानी से लड़ेगा बाप। ये तो अर्जुन भारद्वाज के लिए खतरे की बात हो गई। रुस्ता राव की निगाह अखाड़े पर रही। मोना चौधरी और देवराज चौहान की निगाह अखाड़े पर थी। दोनों गंभीर दिख रहे थे। देवा, हाँ, अर्जुन भारद्वाज ने गलत कर। यह अर्जुन भारद्वाज ने पृथ्वी ग्रह वाली लड़ाई की तरकीब खेली है। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। पृथ्वी ग्रह वाली लड़ाई?
मोना चौधरी ने हैरानी से देवराज चौहान को देखा। हाँ मिन्नो। देवराज चौहान की निगाह अखाड़े पर थी। पृथ्वी ग्रह पर जब अर्जुन भारद्वाज के हाथों कोई अपराधी बच जाता था या अपराधी होते हुए वो जेल से बच निकलता था तो अर्जुन भारद्वाज उसे खामोशी से खत्म कर देता था। अब यहाँ पर भी वही स्थिति आ चुकी है। अर्जुन भारद्वाज वही वार करने की सोच रहा होगा। वही? हाँ, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। वही वार। तलवार भीमा के हाथ में वापस करने का मतलब है कि अर्जुन भारद्वाज पृथ्वी वाले उसी वार की पोजीशन में आ चुका है। अब वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। ओह, वही वार। पास खड़ा जगमोहन क्या उठा। क्या वो भीमा की गर्दन उड़ा देगा? नहीं, कुछ और होगा, देवराज चौहान ने कहा। क्या कुछ और? देवराज चौहान ने मोना चौधरी से पूछा। हकीम वैद कहाँ पर है? मंच के पीछे। मंच पर मौजूद रानी साहिबा और तारा भीमा के हाथों में दोबारा तलवार आते ही बेचैन हो उठी थी। यह अर्जुन भारद्वाज ने क्या कर दिया? तारा हक्की बक्की बोल पड़ी। अर्जुन भारद्वाज का दिमाग तो चल नहीं निकला, रानी के होठों से निकला। हो सकता है अर्जुन भारद्वाज जब मारा जाए। मुझे यही लगता है कि अब अर्जुन भारद्वाज जिंदा नहीं बचेगा और हमें जाकर फांसी के फंदे पर झूलना होगा। तारा होठ पीछे अखाड़े की तरफ देखे जा रही थी। वहाँ फैली हजारों की भीड़ में भी ये बात फैल गई थी। हर कोई स्तब्ध था। हर कोई यही सोच रहा था कि अर्जुन भारद्वाज ने आगे बढ़कर भीमा को मारा क्यों नहीं। परंतु सबकी निगाह अखाड़े पर थी। जिसे अखाड़ा नजर नहीं आ रहा था वो रह रहकर अखाड़े का हाल पूछ लेता था। भीमा के हाथ में तलवार दोबारा वापस आ चुकी थी। परंतु ये सब यहाँ के लोग भी जानते थे कि भीमा के हाथ में तलवार आई नहीं बल्कि अर्जुन भारद्वाज द्वारा उसे दी गई है, वरना अर्जुन भारद्वाज उसे मार भी सकता था। भीमा को इस बात में शर्म महसूस हो रही थी कि अर्जुन भारद्वाज ने उसे तलवार दी, परंतु उसे तलवार की ज़रूरत भी थी, वरना अब तक अर्जुन भारद्वाज उसे मार चुका होता। भीमा ने आंखें खोलकर अर्जुन भारद्वाज को देखा। चेहरे पर भूचाल के चिन्ह थे। सिर्फ एक ही बात भीमा को तकलीफ दे रही थी, वो थी उसकी मुस्कुराहट। जब से अर्जुन भारद्वाज अखाड़े में आया था तभी से वो मुस्कुराया जा रहा था। अर्जुन भारद्वाज का यूं मुस्कुराना भीमा की समझ से पहाड़ था। दोनों तलवार थामे एक बार फिर अखाड़े के मैदान में एक दूसरे को तौलने लगे थे। एकाएक अर्जुन भारद्वाज की मुस्कान गायब हो गई। चेहरे पर गंभीरता आ गई थी। आंखों में दरिंदगी से भरी चमक आ गई थी। तलवार थामे एक दूसरे को देखते दोनों एक दूसरे के गिर्द मंडराने लगे। लोग स्तब्ध से खड़े थे। वे जानते थे कि कभी भी कोई भी मर सकता था। हर किसी का एक यही प्रश्न था कि अर्जुन भारद्वाज ने तलवार भीमा को क्यों लेने दी, परंतु इस बात का जवाब किसी के पास न था। जब से अर्जुन भारद्वाज ने तलवार उसे वापस की उसके बाद से भीमा का विश्वास जाने को थोड़ा हिल गया था। रौद्र रूप उसका नजर आ रहा था, परंतु मन का हौसला डावाडोल हो चुका था। तभी अर्जुन भारद्वाज भीमा की तरफ दौड़ पड़ा। यह अर्जुन भारद्वाज का पहला वार था भीमा पर। तलवार नीचे की तरफ थी, कुछ दाई तरफ थी। भीमा संभला, उसने तलवार सीधी की, परंतु अर्जुन भारद्वाज जैसे दौड़ा कि भीमा को संभलने का खास मौका नहीं मिल पाया। वैसे भी भीमा को आशा नहीं थी कि अर्जुन भारद्वाज उस पर तलवार लौटाने के बाद हमला करेगा, और वो हमला अर्जुन भारद्वाज ने भीमा पर कर दिया था। भीमा ने तलवार सीधी ही की थी कि अर्जुन भारद्वाज उसके पास पहुंच चुका था। कमर पर पहुंच चुकी तलवार को बेशक्ति के साथ ऊपर करता चला गया, इससे पहले कि भीमा का वार उस पर चल पाता। कंधे के पास की भा अर्जुन भारद्वाज की तलवार की जद में आ गई। अर्जुन भारद्वाज की तलवार का वार इतना तेज था कि पलक झपकते ही भीमा की बाँह कटकर अलग गिरती चली गई। कटी बाँह तड़प रही थी। उसके हाथ में फंसी तलवार भी साथ साथ हिले जा रही थी। भीमा के होठों से धाड़ निकली। तभी ऊपर हो चुकी तलवार थोड़ा सा घूमी और वेग के साथ नीचे आई। इससे पहले कि दूसरी बाँह कटी बाँह की तरफ जाती, तलवार का वार दूसरी बाँह पर हुआ और वो बाँह भी कटकर जिस्म से अलग होकर गिरती चली गई। भीमा के होठों से चीखें निकलने लगी। वो नीचे गिरकर तड़पने लगा। अर्जुन भारद्वाज के चेहरे पर दरिंदगी भरी पड़ी थी। बिना वक्त गवाए अर्जुन भारद्वाज ने तलवार को दोनों हाथों से थामा और नीचे गिरकर तड़पते हुए भीमा की टांग पर दोनों हाथों से पकड़ी तलवार का वार किया। घुटने के एक हाथ ऊपर से उस टांग को तलवार काटती चली गई। भीमा गला फाड़कर चीख उठा। तभी अर्जुन भारद्वाज ने चेहरे पर कठोरता समेटे दोनों हाथों में तभी तलवार को ऊपर किया और पूरे वेग के साथ कटाक्ष सीधा वार उसकी दूसरी टांग पर किया। तलवार की धार घुटने के ऊपर से भी उस टांग को काटती चली गई। कटी हुई बाजुओं का कांपना कम हो गया था, परंतु कटी हुई टांगें वेग के साथ कांपे जा रही थीं। हर कोई स्तब्ध था अर्जुन भारद्वाज के इस वार से। उसके पहले वार ने मौत के सन्नाटे को भंग कर दिया था। भीमा के एक शरीर के 5 टुकड़े हो चुके थे। दोनों बाहें कंधों के नीचे से कट गई थीं और दोनों टांगें कूल्हे से एक हाथ नीचे से कट चुकी थी। बाकी का शरीर एक तरफ पड़ा तड़प रहा था। उसके शरीर से लहू बह रहा था। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था। अर्जुन भारद्वाज तलवार थामे मौत भरे अंदाज में भीमा के 5 टुकड़ों को देख रहा था। उसके दांत भिजे हुए थे। हाथ में पकड़ी तलवार का एक एक हिस्सा खून से सना पड़ा था।
फिर वो नज़रें उठाकर मंच की तरफ देखने लगा। मंच पर बहुत ही ज़्यादा भगदड़ मच चुकी थी। अर्जुन भारद्वाज जीत चुका था। रानी साहिबा कुर्सी से उठ खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर खुशी का जंजाल फैल चुका था। तारा तो जैसे हवा में उड़ रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। तभी उसने जगमोहन को अपनी तरफ देखते पाया। वो मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में भी आंसू थे। दोनों ने प्यार भरी नज़रों से एक दूसरे को देखा। अर्जुन भारद्वाज से निगाह मिलते ही रानी ने हाथ हवा में लहराया, परंतु अर्जुन भारद्वाज ने हाथ नहीं उठाया। वो अभी भी लड़ाई में ही डूबा हुआ था। वो जानता था कि चारों वार उसने कितनी जल्दी से किए थे कि कहीं कोई आकर भीमा का कोई अंग कटने से रोक ना दे। अब धीरे धीरे अर्जुन भारद्वाज की हालत वापस आ रही थी। धीरे धीरे वो सामान्य हालत में लौट रहा था। तभी रानी साहिबा की साइड का रस्सा उठाकर वैद्य, हकीम और उनके साथी फुर्ती से भीतर प्रवेश करने लगे। उसके पास मरहम, पट्टी, दवाएं और भी जाने क्या क्या चीज़ें थीं। वो करीब 35-40 आदमी थे जो भीतर आते ही भीमा की तरफ लपक गए थे। वे सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए थे। किसी ने एक टांग पकड़ी, दूसरी बाँह पकड़ी और किसी ने अपने अपने कामों पर अपना कब्जा कर लिया। वे सब भीमा की कटी बाहों और टांगों से खून रोकने और घाव को बंद करने, जख्म को बंद करने, इन्हीं सब कामों में लग गए थे। वे अपना काम तेजी से कर रहे थे। धीमे काम होने का मतलब था कि भीमा की जान जाना, और उन्हें कह दिया गया था कि भीमा की जान नहीं जानी चाहिए। देवराज चौहान, मोना चौधरी और रुस्तर राव भी अखाड़े में आ गए थे। बाकी सबको उन्होंने बाहर रहने को कहा था। अखाड़े में ज़्यादा लोगों के आने की ज़रूरत नहीं थी। रुस्तर राव ने कपड़ों में छिपा रखी तलवार निकालकर हाथ में ले ली थी। देवराज चौहान और मोना चौधरी की आंखों में चमक उत्पन्न हुई थी। रुस्तर राव के होठ भिंचे हुए थे। हकीम वैद्य अपने आदमियों के साथ भीमा पर व्यस्त थे। अर्जुन भारद्वाज ने तलवार मोना चौधरी के हाथ में दी और मंच की तरफ रस्से की तरफ बढ़ गया। तभी सतलुजा 8-10 आदमियों के साथ रस्सा उठाकर अखाड़े में प्रवेश हुआ। वहीं रुक जाओ, रुस्तर राव क्या उठा। उसकी तलवार पर हाथ की पकड़ मजबूत हो गई। वे सब ठटके। सतलुजा ने गंभीर निगाहों से रुस्तर राव को देखा। अर्जुन भारद्वाज की तलवार थामे मोना चौधरी भी रुस्तर राव के पास आ गई थी। यहाँ से बाहर निकल जाओ, रुस्तर राव ने सख्त स्वर में कहा। देवराज चौहान भी पास आ गया था। सतलुजा ने अपने साथ आए लोगों से अखाड़े से बाहर जाने को कहा, लेकिन हमारे पुजारी जी, एक ने कहना चाहा। क्या बचा है तुम्हारे भीमा में? सतलुजा ने गंभीर स्वर में कहा। भीमा खत्म हो चुका है। उसके शरीर के 5 टुकड़े हो चुके हैं। देर सवेर में ये मर जाएगा। लड़ाई में भीमा हार चुका है। सब चुप रहे। जाओ बाहर निकलो। तुम्हारा पुजारी खत्म हो चुका है। सतलुजा ने गंभीर स्वर में कहा। वो सब उस रस्से को पार करते अखाड़े से बाहर हो गए। तुम भी बाहर, रुस्तर राव ने कहना चाहा। मैं ही वो इंसान हूँ, सतलुजा हूँ, जिसकी वजह से रोशी और रामन अब तक जिंदा बचे हुए हैं। रामन जुगल किशोर सबसे पहले अर्जुन भारद्वाज से तारा से मिला, फिर वो रोशी मिन्नो से मिला, फिर रोशी तारा से मंच के पीछे मिली। मंच के पीछे रोशी लगातार 2 दिन देवा से मिली। फिर दूसरी रात देवराज चौहान रोशी को किले के भीतर ले गया। इन सब बातों में अगर एक बात भी भीमा तक पहुंच जाती तो वो सतर्क हो जाता कि रामन और रोशी किस चक्कर में पड़े हुए हैं। लेकिन मैंने इनमें से एक भी बात भीमा तक नहीं पहुंचाई। क्यों? मोना चौधरी की निगाह सतलुजा के गंभीर चेहरे पर थी। क्योंकि रोशी मेरी रिश्तेदार है, वो मेरे साले की लड़की है, सतलुजा ने गंभीर स्वर में कहा। मैं जानता हूँ कि अब भीमा नहीं बचेगा, क्योंकि उसकी जान उसके दिल के पास से कल अर्जुन भारद्वाज ने निकाल दी थी। अब वो आम इंसानों वाली ज़िंदगी जी रहा है। तभी भीमा अब मर जाएगा। इस हाल में वो ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगा। अगर उसकी जान उसके दिल के पास ही रखी होती तो अब वो मरता नहीं, जिंदा रहता। मायाजाल के बारे में तुम कुछ जानते हो? देवराज चौहान ने पूछा। मैं नहीं जानता। तुम भीतर क्यों आए? यूं ही आया। मैं आया तो मेरे साथ भीतर और भी लोग आ गए। उन्हें अब मैंने वापस भेज दिया, सतलुजा ने गंभीर स्वर में कहा। अब आप रामन को किले से बाहर निकाल सकते हैं, ताकि तुम उसे मार सको। रुस्तर राव खतरनाक स्वर में क्या उठा। सतलुजा ने अपना गंभीर चेहरा इनकार में हिलाया। रामन यहाँ से पृथ्वी ग्रह पर जाने से पहले मेरा दोस्त था, आज भी मेरा दोस्त है। आज वो मेरा जमाई भी बन चुका है। मैंने उसे मारना होता तो भीमा तक उसकी खबरें पलों में पहुंचा देता, पर मैंने रामन का भला ही सोचा है। भीमा के बाद उसके आदमी मेरी बात को ही मानेंगे, क्योंकि अब मैं इनका बड़ा हूँ। भीमा एक तरह से नहीं रहा, सतलुजा ने कहा। तीनों की निगाह आपस में मिली। बेशक रामन को किले में ही रहने दो, सतलुजा बोला। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अब उसे कोई खतरा नहीं। तुम इस अखाड़े में क्यों रहना चाहते हो? देवराज चौहान ने सतलुजा को घूरा। मेरे पुजारी भीमा का मृत्यु समय नज़दीक आता जा रहा है, ऐसे में मुझे उसके पास ही रहना चाहिए। ठीक है, तुम अखाड़े में रहो। अगर तुमने कोई धोखेबाजी की तो नहीं देवा। सतलुजा गंभीर स्वर में क्या उठा। मैं तुम लोगों से कोई धोखेबाजी नहीं करूँगा। वो तीनों सतलुजा के पास से हट गए। सतलुजा भीमा की तरफ बढ़ गया, जो कि मरहम पट्टी करने वाले हकीम वैद्यों से घिरा हुआ था। भीमा की तड़प की आवाज़ें रह रहकर उठ रही थीं। उसके कटे हुए हाथ पांव अब शांत पड़ गए थे। भीमा को इतने लोगों ने घेर रखा था कि सतलुजा उस तक नहीं पहुंच पाया। अर्जुन भारद्वाज अखाड़े के रस्से के पास जा पहुंचा। वहां खड़े अपने लोगों को देखकर मुस्कुरा पड़ा। अर्जुन भारद्वाज, जगमोहन खुशी भरे स्वर में क्या उठा। आज तो तुमने
एकाएक हवा का झोंका आया और अर्जुन भारद्वाज उस रास्ते से कुछ दूर जा गिरा। अर्जुन भारद्वाज ने फौरन खुद को संभाला और उठा कि तभी दूसरा झोंका और भी तेजी से आया। अर्जुन भारद्वाज अखाड़े के बीचों बीच जा गिरा। माया जाल! अर्जुन भारद्वाज चीख उठा। अखाड़े में खड़े लोगों की निगाह अर्जुन भारद्वाज पर पड़ी। अखाड़े के बाहर खड़े लोग भी अर्जुन भारद्वाज को देखने लगे। देवराज चौहान, मोना चौधरी और उस्ताद राव ने भी अर्जुन भारद्वाज को देखा। देवराज चौहान, अर्जुन भारद्वाज चीखते स्वर में क्या उठा, माया जाल की हवाएं बहना शुरू हो गई हैं। तुम हकीम वैद्यों से कहो कि ये हवाएं हम लोगों के लिए, उनके लिए नहीं। वो अपना काम जारी रखें। मोना चौधरी और उस्ताद राव तेजी से वैद्य हकीमों की तरफ दौड़ पड़े। देवराज चौहान उसी पल अर्जुन भारद्वाज की तरफ बढ़ते क्या उठा, क्या हवा ने तुम्हें? उसी पल हवा के तीव्र झोंके ने देवराज चौहान को अपनी गिरफ्त में ले लिया। देवराज चौहान ने खुद को संभालने की कोशिश की, परंतु संभाल नहीं सका। हवा के झोंके में लिपटा देवराज चौहान अखाड़े में लुढ़कता चला गया। ये चारों तरफ से आती हवाएं हैं, क्योंकि मैंने भीमा के 4 हिस्से काट डाले हैं। अर्जुन भारद्वाज चीख कर क्या उठा। मालूम नहीं भीमा ने अपने माया जाल में क्या क्या डाला है, परंतु अब भीमा के माया जाल की हवा हमें चारों तरफ से घेर रही है। ज़मीन पर पड़े देवराज चौहान ने खुद को संभालने की कोशिश की। तभी अखाड़े के भीतर चारों तरफ की हवा का और तीव्रता से झोंका आया। इस झोंके में मोना चौधरी और उस्ताद राव आ गए। तलवारें उनके हाथ से छूट गईं। दोनों झोंके में लिपटे अखाड़े की ज़मीन छोड़कर हवा में उड़ते हुए अखाड़े में दूर जा गिरे। उन्हें संभलने का मौका नहीं मिल पाया। अर्जुन भारद्वाज के शब्द उनके कानों में भी पड़े थे। सतलुजा हैरानी भरी निगाहों से ये सब देखने लगा था। भीमा को हकीम वैद्यों के आदमी भी हैरानी से ये सब देखने लगे थे, परंतु उन हकीम वैद्यों ने यह कहकर उनका ध्यान भीमा पर लगाया कि यह भीमा के मायाजाल का असर है। तभी हवा के झोंके मंच की तरफ रस्से के पास से गुजरे। वहां से हवा के झोंके गुजरते पृथ्वी के लोग इनकी जद में आ गए। उन झोंकों में बाकेलाल राठौर, नीलू महाजन, पारसनाथ, जगमोहन, सोहनलाल ऐसे फंसे कि उनके शरीर हवा में उड़े और हवा में चक्कर खाते हुए सब अखाड़े में आ गिरे। ये सब देखकर अखाड़े के पास खड़ी जनता घबरा सी गई। वो नहीं समझ पाई थी कि ये सब क्या हो रहा है। भयभीत हुई जनता हड़बड़ाई से अखाड़े से दूर होने लगी। रानी साहिबा की आंखें फैल चुकी थी। तारा भी परेशान नजर आने लगी थी। ये सब क्या हो रहा है तारा? रानी साहिबा सख्ते की हालत में क्या उठी। मेरे ख्याल में ये सब माया जाल का असर। लेकिन भीमा तो अभी जिंदा है। मालूम नहीं रानी, भीमा ने माया जाल किस तरह का बनाया है। तारा क्या उठी। एकाएक रानी साहिबा के होठ भिसने लगे। अब मैं समझ रही हूँ भीमा ने माया जाल किस तरह का बनाया है। रानी क्या उठी। किस तरह का? उसका कोई एक हाथ कटेगा तो माया जाल अपना असर दिखाएगा, दूसरा हाथ कटेगा तो माया जाल का असर बढ़ जाएगा। परंतु अब तक भीमा के चारों हाथ पांव कट चुके हैं। ऐसे में माया जाल ने अपना पूरा असर दिखाना शुरू कर दिया है। ये तो गलत हुआ रानी। रानी साहिबा होठ सिकोड़े अखाड़े में सब लोगों को हवा के संग डोलते देख रही थी। रानी साहिबा कुर्सी से उठी और नीचे जाने वाली सीढ़ियों की तरफ तेजी से बढ़ गई। तारा रानी के साथ थी। क्या माया जाल से बचने का कोई तरीका इनके पास होगा? तारा सीढ़ियाँ उतरते क्या उठी। नहीं, रानी ने चुपते स्वर में कहा, इनके पास कोई तरीका नहीं है। तो क्या ये माया जाल में जाकर फंस जाएंगे? शायद मर भी जाएं। ओह, ये तो गलत हो जाएगा रानी। हमारे पास माया जाल से बचने का कोई रास्ता नहीं है तारा। रानी साहिबा के चेहरे पर कठोरता मंडरा रही थी। सीढ़ियाँ उतर हुए दोनों रस्से की तरफ बढ़ी। रस्से के पास दिल गुड़ते वाले लोग ये बचे हुए खड़े थे। उन्होंने उसी पल उन्हें रास्ता दे दिया। दोनों रस्से को उठाकर अखाड़े में प्रवेश कर गई थी। उसी पल अखाड़े में तेज हवाएं चलने लगी। रानी साहिबा और तारा को वहीं रुक जाना पड़ा। वो हवाएं उन तक नहीं पहुंच रही थी। ना ही भीमा का उपचार करने में व्यस्त वैद्य हकीमों या उनके आदमियों तक पहुंच रही थी, परंतु वो चौतरफा हवाएं आकर देवराज चौहान, मोना चौधरी, नीलू महाजन, पारसनाथ, रुस्तम राव, बाकेलाल राठौर, अर्जुन भारद्वाज को अपने में समेटे हवा में उड़ रही थी। कभी कभार किसी की चीख भी वहाँ मौजूद लोगों के कानों में पड़ जाती थी। अब सभी जमीन से 6 से 8 फीट ऊपर उठ रहे थे। रानी साहिबा के चेहरे पर गंभीरता, कठोरता नाच रही थी। कुछ कीजिए रानी, कहीं ऐसा ना हो कि। तारा के शब्द उसके होठों में ही रह गए। ज़मीन के कुछ ऊपर तैरते उनके शरीर एकाएक हवा में एक तरफ मुड़े और हवा उन्हें अपने संग लेती हुई नज़रों से दूर पलों में खो गई। चंद सेकंडों में उनके शरीर नजर आने बंद हो गए थे। सबके सब ठगे के ठगे रह गए थे। रानी साहिबा और तारा सन्न सी रह गई थी। सतलुजा अवाक खड़ा रह गया था। हकीम वैद्यों के जिन लोगों ने ये सब देखा वो हैरान खड़े रह गए थे। हज़ारों की जनता ने ये सब देखा तो वो जड़ से रह गए थे। जो दूर थे, जिन्हें मामला समझ में नहीं आया तो वो भी आगे से आगे पूछते हुए बात को समझते जा रहे थे। हर कोई सांसें रोके खड़ा था। फिर एकाएक रियासत के लोगों की आवाज़ें उठनी शुरू हो गई थी। आवाज़ें तेज़ होने लगी थी। रानी! तारा की आंखें गीली उठी। मैं माया जाल के बारे में कुछ भी नहीं जानती तारा, रानी ने बेचैनी भरे स्वर में कहा। तभी गंभीर सा सतलुजा उनके पास पहुंचा और थोड़ा सा सिर झुकाकर बोला, हमारा बड़ा अर्जुन भारद्वाज के हाथों शिकस्त खा चुका है, वो अब मरने वाला है। रानी साहिबा ने सतलुजा को देखा। मैं चाहता हूँ कि आप हमें भी अपनी रियाया का हिस्सा बना लें। सतलुजा पुनः क्या उठा। पहले अपने लोगों से ये बात पूछ लो कि जो मैंने कह दिया वही सच है। भीमा के बाद अपनी बस्ती का बड़ा मैं ही माना जाता हूँ। सतलुजा ने गंभीर स्वर में कहा। आप चाहें तो रामन से ये बात पूछ लीजिए। रोशी मेरी रिश्तेदार है।
उन दोनों से बात करने के बाद मैं तुम्हारी बात का जवाब दूंगी, रानी साहिबा ने बेचैनी भरे स्वर में कहा। सतलुजा सिर हिलाकर पीछे हटने को हुआ कि रानी साहिबा बोली, तुम भीमा के बनाए मायाजाल के बारे में कुछ जानते हो? नहीं रानी साहिबा, इस बारे में मुझे कोई खबर नहीं, सतलुजा ने गंभीर स्वर में कहा। शायद रामन कुछ जानता हो। वो भी नहीं जानता, रानी साहिबा क्या उठी। रामन यानी जुगल किशोर का यहाँ होना चाहिए रानी, तारा क्या उठी। बुलाओ रामन को। रानी साहिबा का सर बेचैन था। तारा ने उस उठते शोर में मंच की तरफ देखकर दयाल सिंह और गौरी को लेकर आवाज़ लगाई। गौरी तुरंत सामने आ गया। रामन को यहाँ लेकर आओ, तारा ने कहा। जी। पलटने को हुआ गौरी, रोशी को भी साथ ले आना। गौरी चला गया। तभी तलवार थामे महंत और बूंदी वहाँ पहुँचे। बूंदी गंभीर था, परंतु महंत आग बबूला हो रहा था। सतलुजा, महंत हाथ भींच कर क्या उठा, हमारे पुजारी जी भीमा मरने वाले हैं। भीमा या अर्जुन भारद्वाज में से एक को आज मरना ही था। सतलुजा ने महंत को घूरा। लेकिन हमारे पुजारी जी मारे गए। अभी मरे नहीं, परंतु मर जाएंगे, सतलुजा ने गंभीर स्वर में कहा। हमें अपने पुजारी जी का मौत का बदला लेना चाहिए। ये दो पुजारियों की लड़ाई का मामला था, जो कि एक की मौत के साथ खत्म। लेकिन सतलुजा, महंत, बूंदी गंभीर स्वर में कह उठा। सतलुजा ठीक कहता है, बस्ती में भीमा नहीं रहा तो अब तुम किसकी बात मानोगे महंत? सतलुजा ने पूछा। बोलो महंत। तुम्हारी। महंत के दांत बिछ गए। तो फिर मेरी सुनो, भीमा को भूल जाओ, सतलुजा की बात याद रखो, सतलुजा ने गंभीर स्वर में कहा। मेरा हुक्म है कि हम सब बस्ती वाले रानी साहिबा की प्रजा बनकर रहेंगे। क्या प्रजा बनकर? महंत चौंका। हाँ प्रजा। इसी पर महंत का तलवार वाला हाथ उठा और पागलों की भांति रानी साहिबा पर वेग के साथ बढ़ गया। मात्र 2 पलों का मामला बाकी रह गया था। इसी क्षण तारा ने रानी साहिबा को धक्का दिया। रानी साहिबा पीछे को गिरती चली गई। डायन बनी तारा ने अपने दोनों हाथ ऊपर किए कि महंत के वार से खुद को बचा सके, क्योंकि रानी के बीच से हटते यह वार उसके ऊपर आना था और उसकी तलवार मंच पर पड़ी थी। लेकिन बूदी, जो कि महंत के साथ यहाँ तक आया था, वो महंत की इच्छा से पहले ही वाकिफ हो चुका था कि वो कैसी भी कोई भी हरकत कर सकता है। ऐसे में जो ही महंत ने चलाने के लिए तलवार उठाई, उसी पल बूदी के हाथ की तलवार बेहद फुर्ती से महंत की कमर वाले हिस्से में धंसती चली गई। महंत का तलवार वाला हाथ हवा में उठा का उठा ही रह गया। बूंदी ने होठ भींचे उसके कमर से तलवार निकाली, उसकी गर्दन पर वार किया। महंत की आधी कटी गर्दन खून से सन गई। वो नीचे गिरकर तड़पने लगा। यह होता देखकर तारा ने तुरंत रानी साहिबा को उठाया, जो कि उठ चुकी थी। दोनों चेहरों पर कठोर भाव लिए नीचे पड़े महंत को देखने लगी थी। सतलुजा और बूंदी की कठोर निगाहें मिली। बूंदी, सतलुजा ने खुंकारदा भरे स्वर में कहा, रस्से के बाहर खड़े आदमी इसी तरफ ही देख रहे हैं। उन्हें जाकर बता कि महंत ने क्या गुस्ताखी की है। उनसे कह दो कि जिसे सतलुजा की बात मंजूर नहीं हो वो यहाँ से जा सकता है। कोई बोले तो उसे मार दो। अब हम शराफत की ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, हथियारों का साथ हम छोड़ देंगे। उन्हें मैं देखता हूँ सतलुजा, कठोर स्वर में कहते हुए बूंदी वापस अपने आदमियों की तरफ बढ़ गया। रानी साहिबा ने सतलुजा को देखकर गंभीरता से सिर हिलाया। मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरी तलवार कमर में ही लटकी रही, सतलुजा ने कहना चाहा। लेकिन तुम्हारा वो आदमी तैयार था, तारा गंभीर स्वर में बोली। उसका नाम बूंदी है। वो मेरा और रामन का पुराना दोस्त है। उसे शायद पहले से ही आशा रही होगी कि महंत ऐसा कुछ कर सकता है। रानी साहिबा की निगाह हकीम वैद्यों के झुंड पर गई। उन ढेरों आदमियों के बीच भीमा नजर नहीं आ रहा था। हमारे सभी आदमियों को, मिन्नों को मायाजाल की हवा अपने साथ ले गई है, तो भीमा को बचाने का क्या फ़ायदा? रानी साहिबा कठोर स्वर में कह उठी। इन सबको यहाँ से हटा दो। ऐसा मत कीजिएगा रानी साहिबा, सतलुजा हाथ जोड़कर कह उठा। भीमा हमारा मालिक था। वो हम लोगों का ध्यान भी बहुत रखता था। आपकी मरहम पट्टी से वो कुछ घंटे और जी लेगा। रानी साहिबा के होठ बिछे रहे। वे लोग अब मायाजाल से जिंदा वापस लौट कर नहीं आ सकेंगे। तारा का स्वर डबडबा गया। सतलुजा की गंभीर निगाहें हर तरफ दौड़ रही थी। बाहर खड़े लोगों की आवाज़ें इतनी तेज़ थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वो कानों में आकर बोल रहा। बूंदी अपने लोगों के बीच खड़ा उनसे बातें कर रहा था। हाथ में खून से सनी तलवार पकड़ी थी। फिर गौरी के साथ रामन यानी जुगल किशोर और रोशी भी आ पहुँचे। आते आते वो गौरी से सुनते आए थे कि यहाँ पर क्या हुआ पड़ा। भीमा की बाहें और टांगें उन्होंने हर तरफ बिखरी देखी। जुगल किशोर ने अपने किसी साथी को वहाँ नहीं देखा। गौरी ने उसे और रोशी को बता दिया था कि कैसे हवा के झोंके उन्हें अपने साथ पलों में ले गए थे। रानी साहिबा और तारा की निगाह जुगल किशोर और रोशी पर जा टिकी। जुगल किशोर और रोशी गंभीर थे। वो फ़ौरन कुछ न कह सके। पास खड़े सतलुजा को भी उन्होंने देखा। भीमा भी जिंदा है तो फिर सबको हवाएं कैसे ले गई? रोशी गंभीर स्वर में क्या उठी। उसकी जान दिल के पास नहीं रही। रानी साहिबा चिंता भरे स्वर में क्या उठी। सामान्य इंसान की तरह जान उसके जिस्म में दौड़ रही है। हाथ पाँव कट चुके हैं। ऐसे में भीमा को कभी भी मौत आ सकती है, इसलिए हवाएं सबको यहाँ से ले गई है। ओह, ये हो सकता है, रोशी व्याकुल भरे स्वर में बोली। मतलब कि भीमा की जान कभी भी जा सकती है? जुगल किशोर ने गंभीर स्वर में कहते हुए रानी साहिबा और तारा को देखा। हाँ, तारा कह उठी। उसका मर जाना ही अच्छा है, रानी साहिबा कठोरता और अधिकार भरे स्वर में कह उठी। हमने तो सोचा था कि इस तरह भीमा जिंदा बचा रहेगा और कोई भी मायाजाल में नहीं जा पाएगा। जुगल किशोर के होठों से निकला। भीमा मरो की हालत में जिंदा है, लेकिन पृथ्वी से आए लोग इसके मायाजाल में जा फंसे हैं, रानी कह उठी।
हमारी सारी मेहनत बेकार गई, रोशी के होठों से निकला। रामन, सतलुजा गंभीर स्वर में बोला, वो हवाएं तुम्हें लेने के लिए भी कभी भी आ सकती हैं। मुझे? जुगल किशोर सतर्क हुआ। भीमा की जान कहाँ है ये बात तो तुमने ही रानी साहबा तक पहुँचाई थी। ओह, तुम्हें भी माया जाल में जाकर फंसना और मरना होगा रोशी, क्योंकि तुम भी इस काम में भागीदारी रही, सतलुजा ने कहा। रोशी ने होठ पीछे सतलुजा को देखा। रोशी को देखते सतलुजा के चेहरे पर भारी मुस्कान आ गई। चूँकि मैं तुम्हारा रिश्तेदार नहीं हूँ इसलिए मुझे तुम्हारे मरने पर खुशी होगी, सतलुजा बोला। वो सब मैंने यूं ही कहा था। रोशी का कठोर सर गंभीर था। हमें माया जाल से बचने की कोई तरकीब निकालनी होगी। तारा बेचैनी से क्या उठी। माया जाल से बचने की कोई तरकीब हमारे पास नहीं है। रानी ने तारा को देखा। तो क्या पृथ्वी से आए लोगों को हम कभी नहीं देख पाएंगे? रानी होठ पीछे खड़ी रही। जुगल किशोर के चेहरे पर गंभीरता नाच रही थी। सतलुजा परेशान सा खड़ा था। कुल मिलाकर 1 घंटे बाद हकीम वैद और उनके लोग भीमा से अलग हो गए। यानी कि जगह जुगल किशोर और रोशी के वहाँ पहुँचने तक 10 मिनट बाद की बात है। अब उन्हें भीमा का शरीर दिखा। कटी बाहों और कटी टांगों से खून बहना रुक चुका था। वहाँ पर मोटी मोटी पट्टियाँ बंधी थीं, जिनमें से दवाई और खून दोनों ही झांक रहे थे। पट्टियों वाले वो हिस्से बहुत मोटे मोटे हो गए थे। भीमा को दवा भी पिलाई गई थी। कुल मिलाकर भीमा की हालत बुरी थी, बेहतर नहीं थी। उसकी आंखें बंद थीं, वो बेसुध हालत में था। बिना हाथ पाँव का उसका शरीर ज़मीन पर अस्त व्यस्त हालत में पड़ा था। लग ही नहीं रहा था कि ये वही मुस्कुराने वाला भीमा है। मांस के लोथड़े की तरह लग रहा था भीमा। सतलुजा फौरन आगे बढ़ा और भीमा के पास जा पहुंचा। पुजारी जी, सतलुजा का सर काँप उठा, परंतु भीमा के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। सतलुजा ने हकीम वैद्यों की तरफ देखा। भीमा, एक हकीम ने गंभीर स्वर में कहा, अपने कटे हुए हाथ पैरों की वजह से और हमारी दी हुई दवाई की वजह से बेसुध है। इसे होश में आने में कम से कम 1 पहर लगेगा। सतलुजा की निगाह पुनः भीमा पर जा टिकी। ठीक इसी पल एक तेज़ हवा का झोंका आया और जुगल किशोर अखाड़े में दूर जा गिरा। रामन! रोशी जुगल किशोर की तरफ दौड़ी। तभी सतलुजा चिल्लाकर क्या उठा, यह माया जाल की हवा का झोंका है। इससे पहले कि रोशी जुगल किशोर तक पहुंच पाती, हवा का बेहद तीव्र झोंका रोशी से आ टकराया। रोशी दूर लुढ़कती चली गई। रानी साहिबा और तारा की आंखें फैल गई। वो समझ गई कि रामन और रोशी के माया जाल में फंसने का वक्त आ गया है। माया जाल कहाँ था इस बात की खबर किसी को भी नहीं थी। जुगल किशोर ने खुद को संभाला। रोशी को देखा जो कि उठने की कोशिश कर रही थी। हवा का झोंका वास्तव में इतना तेज था कि वो खुद को संभाल नहीं पाया था। अभी जुगल किशोर सीधा खड़ा ही हुआ था कि हवा का झोंका पुनः आया और उसे अपने में लपेटा और ज़मीन से ऊपर उठाकर हवा में नचाया और फिर उसे छोड़ दिया। जुगल किशोर धड़ाम से दूर जा गिरा, लेकिन वो भीमा से कुछ कदम दूर गिरा था। जुगल किशोर का दिमाग बहुत तेज़ी से चल रहा था। वो जानता था कि अगले या उससे अगले हवा के झोंके ने इसे अपने साथ ले जाना था। तभी उसने रोशी को हवा के झोंके के संग संग हवा में उड़ते देखा। फिर रोशी को हवा के झोंके ने अखाड़े में फेंक दिया। जुगल किशोर फुर्ती से उठा और नीचे पड़े भीमा के पास जा पहुंचा। हाथ पैरों से कटा पड़ा भीमा इस समय बहुत छोटा लग रहा था। जुगल किशोर का चेहरा कठोर हो चुका था। उसने ऊंची आवाज़ में गौरी से कहा, 2 तलवारें ले गया जल्दी। गौरी तेजी से मंच की ओर दौड़ता चला गया। जुगल किशोर नीचे बैठा और भीमा का सिर उठाकर अपनी टांगों पर रख लिया। भीमा की पलकें हिली परंतु खुल नहीं पाई। भीमा! जुगल किशोर का स्वर कठोर था, परंतु भीमा के होंठ आंखें बंद ही रहीं। भीमा, मैं रामन, आंखें खोल भीमा, जुगल किशोर ने पुनः कहा। इस बार भीमा के होंठ हिले, आंखें भी तेजी से फड़फड़ाईं। तभी गौरी 2 तलवारें लेकर भागा भागा पास आ गया। एक रोशी को तो एक तारा को। गौरी ने दोनों के पास जाकर उन्हें ये तलवारें दे दी। अगर कोई भी, जुगल किशोर का कठोर स्वर ऊंचा था, मेरे और भीमा के बीच में आए तो उसे वहीं पर ख़त्म कर देना। तारा के चेहरे पर हिचकिचाहट के भाव उभरे। उसने रानी साहिबा को देखा। रानी साहिबा की कठोर और व्याकुल निगाह जुगल किशोर के चेहरे पर थी। कोई भी इंसान तेरे और भीमा के बीच में नहीं आएगा। रोशी ऊंचे स्वर में क्या उठी। चेहरे पर खतरनाक भाव आ गए थे। भीमा को पुनः जुगल किशोर ने हिलाया, उसे आवाज़ दी, उसके गाल पर थप्पड़ मारे। सतलुजा गंभीर निगाहों से जुगल किशोर को देख रहा था। वो जानता था कि जुगल किशोर भीमा से कोई खास बात करना चाहता है। यही वजह थी कि वो बीच में दखल नहीं दे रहा था। बीच में दखल ना देने की वजह रोशी भी थी, जिसके हाथ में तलवार देकर जुगल किशोर ने कहा था कि जो भी बीच में आए उसे ख़त्म कर देना। थप्पड़ ज़्यादा पड़ने पर भीमा की आंखें थोड़ी थोड़ी खुली, होठ भी कुछ हिलकर रह गए। भीमा को थोड़ा सा चेहरा जुगल किशोर का दिखा। मैं रामन, तू मेरे को देख रहा है ना? जुगल किशोर का सर कठोर था। बहुत कठिनता से भीमा के होठों से निकला, रामन। हाँ, मैं तेरा रामन। तूने मुझे धोखेबाज समझा, गद्दार समझा, है ना भीमा? सच में तू गद्दार, वही धोखेबाज गद्दार अब तेरे से बात करने आया। मेरे से बात कर। भीमा ने आंखें बंद कर ली। आंखें खोल कर तू सुनेगा मेरी बात, जुगल किशोर ने कठोर स्वर में कहा। तेरे पास कुछ नहीं है मेरे को बताने के लिए। भीमा के होंठ हिले। मेरे पास बहुत कुछ है तेरे को बताने के लिए, वो सुन तू। भीमा ने कठिनता से आंखें खोली, जुगल किशोर के चेहरे को देखा, फिर आंखें बंद कर ली। 225 बरस पहले जब हम किले का मुकुट लेने जा रहे थे तब तूने क्या कहा था मुझे बता?
परंतु भीमा के होठ बंद रहे, आंखें भी नहीं खुली। तूने मुझसे कहा था कि बस रानी और अर्जुन भारद्वाज का ब्याह रुकवाना है, इसलिए वो मुकुट चुराकर किले से बाहर लाना है। 2-4 दिन बाद वो मुकुट वापस उसी मूर्ति पर लग जाएगा। यही कहा था ना तूने भीमा? भीमा की तरफ से आवाज़ नहीं आई। जुगल किशोर ने भीमा के गालों पर हल्के ढंग से थप्पड़ लगाए। भीमा को जैसे पुनः होश आया। तूने शायद मेरी बात को सुना, यही कहा था ना तूने मुझे? हाँ, यही कहा था। भीमा के होठों से अस्पष्ट सा स्वर निकला। कम से कम मैंने तो यही सोचकर तेरा साथ दिया था। तू मुकुट को किले से बाहर ले आया, उस किले को पत्थर बना दिया, वहाँ के लोग पत्थर बनकर तू मुकुट के साथ हमें लेकर किले से दूर ले आया, साथ में सतलजा भी। तभी भीमा के आदमी की तरफ से एक चीखती आवाज़ आई, भीमा को क्यों मार रहे हो? उसके साथ ही एक आदमी तलवार थामे अखाड़े में उतर आया। रोशी ने तलवार संभाल ली, आंखों में खून उतर आया। वो सीधी उस आदमी के पास जा पहुंची। यहाँ से चला जा, रोशी फुफकार उठी। मैंने कहा भीमा को क्यों? चला जा यहाँ से। रोशी की आवाज़ दूर तक चली गई। उसने रोशी की आंखों में उतरे खून को और हाथ में तैयार वार करने जा रही तलवार को देखा। उसी पर उसने तलवार ज़मीन पर गिरा दी और पलटकर अखाड़े से बाहर निकल गया। रोशी ने धधकती आंखों से भीमा के आदमी को देखकर कहा, अब कोई बीच में आया तो उसका सिर कलम कर दूंगी। आवाज़ में दहशत भरी हुई थी। कोई आवाज़ नहीं उठी। रोशी पलटी और नज़रें जुगल किशोर और भीमा पर जा टिकी। भीमा के होंठ हिले, थोड़ी सी आंखें खुली फिर बंद हो गई। फिर तूने क्या किया? हम दोनों को बीच रास्ते में जंगल में रुकवा दिया और मुझसे कहा कि मैं मुकुट लेकर पृथ्वी ग्रह पर चला जाऊँ। इस तरह अर्जुन भारद्वाज भी मुकुट के पीछे पीछे पृथ्वी ग्रह पर पहुँच जाएगा। उसके वापस आने का रास्ता उसके पास भी नहीं होगा। मैंने हाँ कर दी। मैं तेरी उस बात को भूल गया था कि तूने 2-4 दिन के लिए किले को पत्थर बनाने को कहा था। इस तरह तूने मुझे मुकुट के साथ पृथ्वी पर भेज दिया। जुगल किशोर दांत भींचे कठोर शब्दों में कह रहा था, धोखेबाज मैं नहीं तुम थे भीमा। तू यहाँ का पुजारी बनना चाहता था और मेरे मुकुट लेकर पृथ्वी पर जाने के बाद अर्जुन भारद्वाज भी मेरे पीछे पीछे पृथ्वी ग्रह पर चला गया और वापस आने का ना उसके पास कोई रास्ता था ना मेरे पास। तेरे से धोखेबाजी करके मैंने तेरे उसी झूठ का फल दिया है जो तूने मुझसे बोला था। भीमा के होंठ हिलकर रह गए, बंद आंखें जोरों से फड़फड़ाई। अब कुछ कहेगा नहीं? जुगल किशोर का सर बेहद कठोर था। तब हम साथी थे हम। भीमा के होठों से अस्पष्ट स्वर निकला, साथी थे तभी तूने मुझसे झूठ बोला है ना? तूने मुझसे इतनी बड़ी गद्दारी की। एक किले को 225 सालों के लिए उजाड़ दिया क्योंकि तू किले की रानी से शादी करना चाहता था। जुगल किशोर के दांत बिछ गए। भीमा के होंठ हिलकर रह गए। जुगल किशोर ने अपनी निगाह हर तरफ मारी। तभी जुगल किशोर के शरीर से हवा का झोंका टकरा गया। धीरे धीरे हवा का झोंका तेज़ होता चला गया। जुगल किशोर जल्दी से उठा और भीमा को फुर्ती से दोनों बाहों में उठाया और कंधे पर लाद दिया। अब छोटा सा भीमा जुगल किशोर के कंधे पर पड़ा था। दोनों हाथों से जुगल किशोर ने इसे अपने कंधे पर दबा लिया था। रामन, ये देखकर सतलुजा चौंका। ये क्या कर रहे हो? रामन, रानी साहिबा कह उठी, भीमा को वहीं रख दो। जबकि तारा की आंखें सिकुड़ गई थी। रानी साहिबा, एक वैद ऊंचे स्वर में चिल्लाकर कह उठा, भीमा की जान कभी भी जा सकती है। इस तरह तो और भी जल्दी जाएगी जान। भीमा को आराम से नीचे लिटा दीजिए, मरने में इसे आसानी होगी। तभी अखाड़े के बाहर से भी आवाज़ें आने लगी, भीमा को क्यों उठा लिया? इसे नीचे उतार दो, आराम से मरने दो इसे। ये हवाएं तुम्हें कहाँ ले जा रही हैं? अभी अभी हवा के झोंके ने रोशी को भी उछाला है। यह हवा की तीव्र लहरें अभी कुछ देर पहले तुम पृथ्वी ग्रह से आए लोगों को कहाँ ले गई हैं? क्या ये हवाएं तुम सबको भी तुम्हारे साथियों के पास ले जा रही हैं? यह हवा है क्या चीज़? हमने तो ऐसी हवाएं कभी नहीं देखी। जितने मुंह उतनी बातें। अभी तक लोग जुगल किशोर को कहे जा रहे थे, शोर बढ़ने लगा था। भीमा को नीचे रख दो, रानी साहबा चीखने के अंदाज में कह उठी। तारा सिकड़ी निगाह से जुगल किशोर और कंधे पर पड़े भीमा को देखे जा रही थी। तभी जुगल किशोर ने रानी साहबा को कुछ कहने के लिए मुंह खोला, परंतु उसके शब्द मुंह में ही रह गए। हवा का बेहद तेज झोंका आया और उस हवा में उड़ा दिया। जुगल किशोर ने दोनों हाथों से कंधे पर पड़े भीमा को दबाकर थामे रखा। जुगल किशोर का शरीर जिस प्रकार से हवा में इधर उधर डोल रहा था, उस रफ्तार से कभी भी भीमा का शरीर उसके कंधे से गिर सकता था, परंतु जुगल किशोर भीमा के शरीर को सख्ती से थामे रहा। तभी उसने रोशी के शरीर को भी हवा में उड़ते देखा। रानी साहिबा और तारा आंखें फैलाए उनके शरीरों को हवा के संग डोलते देख रहे थे। हकीम, वैदों और उनके आदमियों का भी यही हाल था। अखाड़े के बाहर खड़े लोगों के बीच भी चुप्पी छा गई थी। इस बार सब लोगों के लिए हैरानी की बात तो ये थी कि जुगल किशोर के कंधे पर भीमा का विक्षिप्त हाथ पैरों से कटा हुआ शरीर था, जबकि पहले हर कोई अकेला ही गया था। पर हर कोई देख रहा था कि इस बार हवाएं जुगल किशोर को देर तक हवा में घुमाती रहीं, परंतु जुगल किशोर ने कंधे पर पड़े भीमा के शरीर की पकड़ ढीली नहीं की। एकाएक वेग से आया हवा का तेज झोंका जुगल किशोर के शरीर को तेजी के साथ वहां से दूर लेता चला गया। कंधे पर भीमा उसके हाथों में जकड़ा पड़ा था, जिसकी पकड़ जुगल किशोर ने कम नहीं होने दी थी। देखते देखते जुगल किशोर के साथ भीमा भी उन सबकी नज़रों से ओझल हो गया। रोशी भी जुगल किशोर के पीछे गायब हो गई। अब ना तो वहाँ जुगल किशोर था, ना भीमा, ना रोशी थी। पीछे सन्नाटा सा छा गया था। रियासत की जनता खामोश हो गई थी। सतलुजा अबाक सा खड़ा रह गया था। गौरी के आगे फटी की फटी रह गई थी। वो सब माया जाल में जा फंसे हैं। रानी साहिबा बेहद गंभीर और चिंता भरे स्वर में कह उठी,
तारा ने व्याकुल निगाहों से रानी को देखा। भीमा के मायाजाल से कोई जिंदा वापस नहीं लौट सकता। रानी व्याकुल सी क्या उठी। रानी, तारा व्याकुल सर में क्या उठी। उनके साथ अब भीमा भी फंस चुका है। भीमा, रानी की आंखें सिकुड़ी। रामन भीमा को अपने साथ ले गया। रानी आंखें सिकोड़े तारा को देखने लगी। रामन ने जब कटे हाथ पांव वाले भीमा को कंधे पर डाला था तभी मैं समझ गई थी कि वो भीमा को अपने साथ मायाजाल में ले जाना चाहता है। रामन के दिमाग में कुछ पक रहा होगा, तभी उसने भीमा का शरीर अपने कंधे पर डाला। तुम्हारा मतलब कि वो लोग मायाजाल से बाहर निकल सकते हैं? वो निकल भी सकते हैं भीमा की वजह से, या नहीं भी निकल सकते भीमा की वजह से। कुछ भी हो सकता है। तारा व्याकुल सर में कही जा रही थी। हमें यह भी नहीं मालूम कि भीमा ने मायाजाल आखिर बनाया कहाँ है।